एक मिनट भाई, मैं मार्कर ले आऊं। मार्कर नहीं है यहाँ पे, जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो हेलो, चलिए भाई, मार्कर तो मिला नहीं, पेन से काम चलना पड़ेगा दोस्तों। ओके चलिए, डोंट वेस्ट टाइम, आइए मैं पेन से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने सिमेट्री एलिमेंट्स की कहानी की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी और उसके आखिरी पोर्शन में पहुंच गए थे और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर जो भी आज कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर सर्विस 6 से 5 है। ठीक है, आप सबको मैंने कई बार बोला है, जो बच्चे स्टार्टिंग में कमेंट करते हैं एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन करने के लिए, उनको मैंने कहा है कि भाई लास्ट में लेक्चर जब एंड हो जाए तब एक्स्ट्रा डिस्कशन करना, उससे पहले बात नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए प्लीज, आप सब बच्चे जो बच्चे सुन रहे हैं, मुझे मैं कहना चाहूंगा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में कोई भी डिस्कशन नहीं करते, लेक्चर के लास्ट में करेंगे। ठीक है, लेक्चर के बाद में करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर किसी को एक्स्ट्रा बात करनी तब करें, स्टार्टिंग में नहीं। तो लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत हम करें दोस्तों। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के 4 मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन किया था। उसके अंदर दोस्तों 4 मॉलिक्यूल जो थे, कौन-कौन से मॉलिक्यूल थे? सबसे पहला था दोस्तों आपके सामने BF3 मॉलिक्यूल, देन आपके पास था दोस्तों BF5 मॉलिक्यूल, देन आपके पास था दोस्तों एलीन मॉलिक्यूल, एंड देन आपके पास था दोस्तों कौन सा? मीथेन मॉलिक्यूल। ये 4 मॉलिक्यूल्स आपके पास थे। 4 मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री एलिमेंट निकाले थे। इन चारों में से 3 के निकाल चुके थे और मीथेन के अंदर हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बातें ऑलरेडी कर ली थी। और मीथेन के अंदर अब जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, प्लेन सिमेट्री की बातें करने वाले हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने किया होगा। नहीं किया तो सामने फटाफट लिख लीजिए दोस्तों। हमारा 4th मॉलिक्यूल है मीथेन, दैट इज CH4। इसके अंदर हम POS से शुरुआत करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री लास्ट लेक्चर में सिखा चुके हैं। कल किसी कारण की वजह से लेक्चर नहीं हो पाया, टेक्निकल कोई दिक्कत आ गई थी कल वाले टाइम स्लॉट में, सो इसलिए लेक्चर आज हो रहा है भाई। लिमिट कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर ले लूंगा मंडे में, कोई बात नहीं। चलो मीथेन के अंदर हम अपना सेकंड सेक्शन चेक करने जा रहे थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS। POS की बातें यहां पे करेंगे दोस्तों। POS के बारे में जानेंगे कि भाई मीथेन के अंदर POS कैसे पाई जाती है दोस्तों। हमारे पास जो मीथेन है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये है मेरे पास एक CH4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ POS दोस्तों दोनों तरीके से समझा सकते हैं। आप चाहे तो क्यूब के तरीके से समझ सकते हैं, और आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये पहले नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन एक्सपेरिमेंट में पास करनी है। इसका मैंने एक और रिप्रेजेंटेशन बताया था कि भाई इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि कार्बन को अगर मैं इस तरीके से रोटेट कर दूं पूरे मॉलिक्यूल को, तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये भी था कि दो बॉन्ड आपके प्लेन में होते हैं और एक बॉन्ड जो है वो प्लेन, एक दो बाकी जो बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। हालांकि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का रहेगा दोस्तों। मैंने कहा था जब इसको मैं थोड़ा सा हल्का इस तरीके से रोटेट करूंगा तो दो बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे और इसके जो बाकी दो बॉन्ड है वो दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। ये अगर वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है। बॉन्ड जिन प्लेन में है वो प्लेन परपेंडिकुलर है, बॉन्ड परपेंडिकुलर नहीं है। बॉन्ड का एंगल तो किसी भी दो का किसी का भी 109 डिग्री 28 मिनट है। तो दोस्तों जब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप समझ आ रहा है कि भाई साहब किसी भी एक पेयर के अलोंग प्लेन निकाल दो। मान लीजिए ये दोनों CH बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तो इनके अलोंग प्लेन निकाल दीजिए। जब इनके अलोंग प्लेन निकालेंगे तो ये तीनों के तीनों एटम तो प्लेन में समा जाएंगे और यहाँ पे तीनों के तीनों एटम जो है आधे-आधे में डिवाइड हो जाएंगे। और जब इन तीनों से प्लेन निकलेगा दोस्तों, तो बाकी जो दो होंगे जो कि विद इन द प्लेन लाई कर रहे हैं, ये दोनों आपस में एक प्लेन में है। तो अगर मैं वर्टिकल वालों के प्लेन निकालूंगा तो वर्टिकल वालों के जो प्लेन निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल वाले हम मिरर इमेज में आ रहे हैं, यानी कि बाकी दो जो आपके हाइड्रोजन CH होंगे वो मिरर इमेज में आ जाएंगे। अब इसी बात को यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि किसी भी दो से एक प्लेन निकालो, बाकी दोनों मिरर इमेज में आ जाएंगे। तो इस बात को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लीजिए मैंने इन दो बॉन्ड से प्लेन निकाला जो कि एक ही सेंट्रल प्लेन में है। देखिए नॉर्मल बॉन्ड मतलब वर्टिकल प्लेन, नॉर्मल बॉन्ड बोलते हैं सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन यानी कि दो बॉन्ड सेंट्रल प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर है वेज पे, एक प्लेन के पीछे है डैश पे। तो जो सेंट्रल प्लेन में यहाँ पे दो ये बॉन्ड लाई कर रहे हैं, इनके अलोंग जब प्लेन निकालेंगे दोस्तों, तो ये प्लेन जब आगे बढ़ेगा तो इन वेज डैश वालों को मिरर इमेज में, इन वेज डैश वालों को मिरर इमेज में लाके खड़ा कर देगा। और दोस्तों जैसे ये दोनों के दोनों आपके जो CH है उनके अलोंग प्लेन निकलेगा दोस्तों, ये दोनों बाकी जो है हॉरिजॉन्टल वाले या फिर मैं कहूंगा वेज डैश वाले मिरर इमेज में आ जाएंगे। और यहाँ से इसको भी हम POS का नाम देंगे। ये POS और ये POS भी अलग-अलग नहीं है, इसी को मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट रखा था, ये यहीं पे आ गया था। तो दोस्तों एक बात तो क्या होगी कि यस POS होगा, ये बात तो समझ आ रही होगा। क्वेश्चन है कितने होंगे, अगर है तो हाउ मेनी, कितने हैं दोस्तों, कितने होंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। कितने होने के निकालने के लिए दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पे तो मीथेन में बहुत सारे CH है, तो प्लेन कैसे कैसे निकालते हैं, हम ये काम करते हैं कॉम्बिनेशन निकालते हैं। कॉम्बिनेशन तुमने कभी सीखे होंगे, बस यही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि अभी जो हमने प्लेन निकाला, अगर मैं इन हाइड्रोजन की नंबरिंग कर लूं अपनी कन्वीनियंस के लिए, मतलब चलो कोई नंबरिंग है नहीं, हमने अपने फायदे के लिए कर ली, नंबर 2 बोल दिया, नंबर 3 बोल दिया, नंबर 4 बोल दिया, तो हम कहते हैं भाई पहले केस में जो प्लेन निकाला है, फर्स्ट केस में जो प्लेन निकाला, तो H1 कार्बन और H2 के अलोंग निकाला, और जब प्लेन निकाला तो दोनों H3 और H4 जो है आपस में मिरर इमेज बन गए। क्या बन गए दोस्तों, आपस में मिरर इमेज बन चुके हैं। H3 और H4 दोस्तों आपस में क्या बन चुके हैं, मिरर इमेज बन चुके हैं दोस्तों। H1 H2 से प्लेन निकाला तो H3 H4 आपस में मिरर इमेज बन चुके हैं। सो नाउ जरा सामने देखिए, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। और अगर इन्हीं नंबरिंग का यूज करें तो हमने पहले केस में जो प्लेन निकाला वो H1 और H2 के केस से निकाला है। H1 H2 का प्लेन लिया, इसको इसके अलोंग प्लेन निकाला, H3 H4 मिरर इमेज में आ गए। सेकंड केस में सकता है, इसको यहां पे लिख सकता हूं H1 H2 H3 H4। तो केस कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, पहला H1 के साथ H2 का पेयर ले लूं, फिर H1 के साथ H3 के पेयर से प्लेन निकाल दूं, फिर H1 के साथ H4 के पेयर से प्लेन निकाल दूं, फिर H2 के साथ H3 के पेयर ले लूं, फिर H2 के साथ H4 का पेयर ले लूं, फिर आखिरी पेयर H3 के साथ H4 का पेयर। तो देखिए ये पेयर बनेंगे। H1 H2 से प्लेन निकाल दिया, फिर H1 और H3 के अलोंग प्लेन निकाल दिया, फिर H1 H4 के अलोंग प्लेन निकाल दिया, H1 H2 से प्लेन निकाला दोस्तों तो H3 H4 मिरर इमेज में आ जाएंगे। सेकंड केस में H1 H3 के अलोंग निकाला, H1 H3 इन दोनों के अलोंग निकाला। मैंने कहा था किसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी दो बॉन्ड, एनी टू बॉन्ड्स आर इन वन प्लेन, वो एक ही प्लेन में होते हैं, उनके अलोंग प्लेन निकालो, बाकी दोनों मिरर इमेज में आ जाएंगे। तो H1 H3 के अलोंग प्लेन निकालूंगा, H4 H2 मिरर इमेज में आ जाएंगे। H1 H4 के अलोंग प्लेन निकालूंगा, H1 H4 के अलोंग प्लेन निकालूंगा दोस्तों, प्लेन आगे बढ़ेगा, H3 और H2 मिरर इमेज में आ जाएंगे। हेंस हम आगे चलेंगे, then H2 and H3 के अलोंग एक प्लेन निकलेगा, H2 and H4 के अलोंग एक प्लेन निकलेगा, and H3 and H4 के अलोंग प्लेन निकलेगा। तो कुल मिला के कितने केस में दोस्तों, कुल मिला के तो केसेस की संख्या आएगी तो 3 + 2 + 1, कुल मिला के 6 केस हमारे पास आएंगे, यानी कि we have 6 POS। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 6 POS लाइक करते हैं, 6 POS we have in the methane। मीथेन में कुल मिला के 6 POS होते हैं। और इनको दोस्तों आप क्यूब फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यूब फॉर्म से कैसे करेंगे कि भाई साहब किसी भी एक CH पेयर से प्लेन निकाल दो, वो एक डायगोनल फेस का डायगोनल के थ्रू पास हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि क्यूब है तो सारे फेसेस स्क्वायर है, तो ऐसे डायगोनल जो है आप हर एक फेस के लिए निकाल सकते हैं। 6 फेस के पेयर है दोस्तों, यदि दो अपोजिट पेयर एक साथ डील करोगे, दो अपोजिट पेयर दो डायगोनल फेस देंगे, और लेफ्ट राइट वाले दो डायगोनल फेस देंगे दोस्तों, ऊपर नीचे वाले दो डायगोनल फेस देंगे, आगे पीछे वाले दो डायगोनल फेस देंगे, कुल मिला के 6 POS वहां से निकलेंगे। बात से भी आसन तो दोस्तों टाइम वेस्ट करेंगे, समझ लिया हमने काफी 6 POS हो चुकी है। और दोस्तों ये जब 6 POS समझ चुके हैं तो तीसरा फैक्टर हमारे पास सामने निकल आता है, थर्ड फैक्टर प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद नेक्स्ट आती है दोस्तों, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री।
सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली हमने बात जानी है कि कोई भी सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से अगर एक डायरेक्शन में चले, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, तो अगर आपको कोई एक एटम मिल रहा है तो उसके अपोजिट में चलने पर अगर सेम मिल जाए तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। और ऐसा हर एक डायरेक्शन होना चाहिए। और अगर एक भी डायरेक्शन ऐसे मिल जाए जहां पे अपोजिट में सेम ना हो, जैसे कि यहां ऊपर गया एच नीचे गया, क्योंकि नीचे वाले तीनों तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होंगे, नीचे वाले अपोजिट में उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर होगा, वहां कुछ नहीं होगा। तो यहां पे कुछ नहीं है दोस्तों, हम कहेंगे एक भी डायरेक्शन ऐसे मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो तो कहेंगे यहां पे COS कतई लाई नहीं करेगा और यहां पे मीथेन के अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है दोस्तों। अब हम दोस्तों सेंटर ऑफ सिमेट्री खत्म कर चुके हैं, तो अपने फोर्थ पार्ट पे आते हैं, दैट इज अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ AAOS। AAOS के दोस्तों पहले आपको बात सुना चुका हूं कि S1 को चेक नहीं करना क्योंकि वो BOS होता है, BOS ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। S2 को चेक नहीं करना क्योंकि वो CO होता है, CO ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। S3 और S4 जनरली चेक किए जाते हैं। S4 S5 S5 एंड S6 जो है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में चेक किए जाते हैं। S3 S4 की जब बात करेंगे दोस्तों, तो S3 S4 में जब चर्चा करेंगे नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, क्योंकि अब की बार तुमको मीथेन में तो C3 मिली थी, या तो चांस ये भी है, या तो चांस ये भी है कि S3 मिल जाए, तो लीजिए ट्राई करेंगे। ध्यान रखिए SN में जो होता है उसमें क्या होता है, एक रोटेशन होता है, देन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन यहां पे एग्जिस्ट करता है दोस्तों, समझिए। सो मैंने यहां CH के अलोंग एक एक्सिस निकाली और इस एक्सिस के अलोंग मैंने पहले 120 डिग्री का रोटेशन करवाया, क्योंकि आई वांट टू चेक S3 को मुझे चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। और n की वैल्यू 3 के लिए एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री और 120 कराने के लिए हमें कुछ फिजिकल प्रोबेबिलिटी को सोचना है जिससे सेम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो यही फिजिकल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम एक मोड के लोग एक्सिस निकाल दे, उसके लोग 120 निकाले, तो यहां पे सेकंड भी सेम आने की और सेम आने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद फर्दर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेंगे तो सेम आएगा या नहीं आएगा, ये फर्दर चेक करेंगे, वो तो थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। तो 120 डिग्री का रोटेशन निकालेंगे, यहां पे रोटेशन कराएंगे दोस्तों, कहेंगे ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन 120 डिग्री रोटेट होकर नीचे यहां इस हाइड्रोजन की जगह लेगा, नीचे वाले तीनों हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले तीनों के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो एक आगे बढ़ जाएंगे 120 डिग्री के रोटेशन के अलावा दोस्तों। तो यहां पे ऊपर वाला H ऐसे भी रहेगा दोस्तों, बाकी सब हाइड्रोजन जो है एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ओवरऑल स्केलेटन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल स्केलेटन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये यहां चला गया, ये पीछे चला गया, ये आ गया, तो दोस्तों ओवरऑल स्केलेटन सेम ही रहा। ये था हमारा रोटेशन 120 डिग्री के अलावा रोटेशन। यहां पे हमें केवल रोटेशन नहीं कराना, हमें परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन भी लेना होता है जब हम एक्सिस चेक कर रहे होते हैं। तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन किसका लें, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हुआ है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हुआ था, इसका परपेंडिकुलर प्लेन मान लीजिए नीचे वाला लेता हूं, तो दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन। इस परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन लेंगे, जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो प्लेन के पास जो है मिरर इमेज उसके पास में आएगी, प्लेन से दूर जो है उसकी मिरर इमेज थोड़ी दूर आ जाएगी दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, प्लेन के पास हाइड्रोजन, प्लेन के पास कार्बन, थोड़ा सा दूर, कार्बन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही दोस्तों और दूर है तो और दूर आ जाएगा, सेम प्लेन में सेम प्लेन में, सेंटर प्लेन में सेंटर प्लेन आएगा। ये दोनों को सेंटर प्लेन में तो सेंटर प्लेन बनाए, एक डैश की तरफ जा रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा तो उसका मिरर इमेज भी नीचे पीछे की तरफ ही आएगा। हेंस पर क्योंकि ध्यान रहे वो डैश है पीछे की तरफ जा रहा है पर साथ में वो प्लेन के पास आ रहा है, यहां पे दोस्तों लेंगे डैश है, इस तरीके से वो मिरर इमेज पीछे की तरफ बन जाएगी। एंड लास्ट में क्या हमारा वेज वाला, ये वेज वाला दोस्तों, ये वेज वाले की मिरर इमेज बन गई, डैश की मिरर इमेज डैश पे, वेज की मिरर वेज पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया है, डैश पीछे कोई और मिरर इमेज नीचे डैश पे आएगा, बस ऐसे है। ये अब की बार इस तरीके से जाएगा, सेंटर से प्लेन की तरफ जा रहा है, ये दोस्तों दूर से सेंटर की तरफ वापस आ जाएगा, यानी सेंटर से पीछे जा रहा है तो पीछे सेंटर की तरफ आ जाएगा, सेंटर से पीछे, यहां पे सेंटर से पीछे ऐसे भी बोल सकते हैं, सेंटर से पीछे है प्लेन के पास है, सेंटर से पीछे प्लेन के पास रिफ्लेक्शन दोस्तों, पास वाली चीजें पास रिफ्लेक्ट होगी, दूर वाली चीजें दूर रिफ्लेक्ट होगी, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। और जब परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेंगे तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेने से स्ट्रक्चर्स को हम अगर देखें तो दिस वाज द इनिशियल स्ट्रक्चर, दिस वाज द सेकंड स्ट्रक्चर एंड ये हमारी स्ट्रक्चर नंबर 3 है दोस्तों। 1 2 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहां अवेलेबल है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स की जब चर्चा करेंगे, इन तीनों स्ट्रक्चर की जब चर्चा करेंगे दोस्तों, तो तीनों स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि हमारा SN एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस बात पे निर्भर करता है कि 1 एंड 3 स्ट्रक्चर आपस में सेम है या नहीं, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 3 आपस में सेम है या नहीं है दोस्तों। अगर दोनों आपस में सेम अगर आ जाए तो SN एग्जिस्ट कर जाएगा, जो कि यहां पे आपस में सेम नहीं है, यहां पे छतरी नीचे की तरफ, यहां पे छतरी ऊपर की तरफ दोस्तों, तो आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। और ये अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इफ दे आर नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इफ दे आर नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो हेंस अब क्या देखते हैं दोस्तों, यहां पे S3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, S3 विल नॉट एग्जिस्ट हियर। तो तुमने देखा कि यहां पे अभी हमने देखा S3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लग रहा था हो सकता है पर यहां पे नहीं कर रहा है। तो हम चेक करेंगे S4 की कहानी, क्या S4 है क्या? तुमको यार S4 का 90 डिग्री का एंगल तो नजर नहीं आ रहा। मैं कहूंगा देखो याद करो, ये मीथेन को हमने, इस मीथेन को हमने कई तरीके से लिखा था, ऐसे भी लिखा था, हमने इसको ऐसे भी लिखा था, और हमने इसको एक क्यूबोइडल, इसके क्यूब फॉर्म में बनाया था दोस्तों, इसके क्यूब फॉर्म में हमने इसको बनाया। सेंटर में कार्बन, हमने कहा हाइड्रोजन तो एक फेज के डायगोनल पे, दूसरा अपोजिट फेज के डायगोनल पे। ये रहा हमारे पास सिचुएशन। तो दोस्तों अब हम इसमें SN चेक करने जा रहे हैं, देखते हैं SN एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सामने देखिए उसको चेक करने के लिए SN में क्योंकि 90 डिग्री का कहीं ना कहीं रिलेशन आने वाला है, इस मैच हो रही है, वॉइस नहीं, वॉइस तो सही चल रही है, समझिए तो आपके में नजर आ रहा है, मेरे में तो वॉइस सही आ रही है। एनीवन वॉइस में कोई दिक्कत, वॉइस में कोई दिक्कत? वॉइस क्लियर है भाई, कोई लैग नहीं हो रहा, सब क्लियर है भाई, एवरीथिंग इज क्लियर। आप अपने वॉइस वेरी क्लियर भाई, क्यों बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो अननेसेसरी, प्लीज एक बार कमेंट करने से पहले खुद अपने वीडियो को बंद करके दोबारा चालू करके देखिए भाई, एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे चैट में नो प्रॉब्लम। चलिए सामने देखिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास, फर्स्ट चेक योरसेल्फ देन आस्क मी। ओके चलिए सामने देखिए नाउ। सो अब हम S4 चेक करने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे S4 कैसे चेक करें सर? आपको इसमें स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। S4 चेक करने के लिए 90 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा, 90 डिग्री रोटेशन यहां से तो उतना अच्छा समझ नहीं पाओगे, तो 90 डिग्री का जो रोटेशन है वो कहीं ऐसा देखो जहां पे परपेंडिकुलर टाइप की चीज नजर आ रही है, तो वो या तो इसमें नजर आ रही है, वो यहां नजर आ रही है, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। मैं ऐसे करो या ऐसे करो, बात देखिए, क्योंकि यहां पे तो क्यूब है, यहां आराम से 90 डिग्री रोटेशन समझा जा सकता है, और यहां पे नॉर्मल तरीके से परपेंडिकुलर सिस्टम है तो यहां पे समझा जा सकता है, दोनों में से कोई नहीं कर रहा हूं मैं, क्यूब के तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक समझे तो बात एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए आइए मैं S4 ट्राई करता हूं। S4 ट्राई करने के लिए हमें क्या करना है कि मैंने किसी भी दो अपोजिट फेस सेंटर से एक एक्सिस निकाल दी, मान लीजिए मैंने अपसाइड और डाउनसाइड वाली फेस सेंटर से एक्सिस निकाली, इस एक्सिस के अराउंड मैंने 90 डिग्री का रोटेशन करवाया। तो 90 डिग्री का रोटेशन होगा, जब 90 डिग्री का रोटेशन होगा, जब 90 डिग्री का रोटेशन होगा तो कहानी क्या होगी, 90 डिग्री का रोटेशन पे स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सामने पहले यहां समझते हैं 90 डिग्री रोटेशन पे क्या होगा। जब मैं 90 डिग्री लेफ्ट
लेफ्ट से राइट में जाना है, 90 डिग्री से लेफ्ट राइट घुमाएंगे दोस्तों। तो क्यूब को अगर मैं रोटेट करूंगा तो पहली बात तो क्यूब को 90 डिग्री रोटेट करने का क्यूब बनता है, यानी क्यूब से तो क्यूब बनेगा। बात तो है क्यूब के अंदर जो स्केलेटन उसका क्या होगा, कार्बन एक्सिस पास होगी उसका कुछ नहीं रहेगा। ये हाइड्रोजन 90 डिग्री रोटेट करके अगले कॉर्नर पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन पीछे वाले 90 डिग्री रोटेट करके दोस्तों पीछे वाले कॉर्नर पे आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस कॉर्नर पे आ जाएगा दोस्तों, और ये वाला हाइड्रोजन इस कॉर्नर पे चला जाएगा। अगर हम इसको यहां रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले कार्बन अपने सेंट्रल पोजीशन पे, ये बात तो देख लिया हमने दोस्तों। लेफ्ट में जो पीछे कार्बन हाइड्रोजन था, लेफ्ट में जो पीछे हाइड्रोजन था, लेफ्ट में ही यहां पर वो फ्रंट में आ गया, 90 डिग्री रोटेट करने पर यहां आ गया दोस्तों, ठीक है। राइट में जो फ्रंट में हाइड्रोजन था वो राइट में ही रहेगा और वो पीछे चला जाएगा, पीछे चला गया दोस्तों, अच्छी बात है। तो दोस्तों यहां लेफ्ट में फ्रंट में हाइड्रोजन था, अब वो राइट में फ्रंट पे आ चुका है, राइट में वो यहां फ्रंट पे आ चुका है। ऐसे दोस्तों जो राइट में बैक पे था, डैश में था, वो लेफ्ट में चला गया पीछे की तरफ, लेफ्ट में चला गया पीछे की तरफ, तो याद रखिए पोजीशन होगी। अब वेस्ट कैसे करें, वेस्ट का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, सेंटर से जो पीछे हो उसको डैश से जोड़ो, सेंटर से जो बाहर हो उसको वेस्ट से जोड़ो। तो सेंटर से जो ये बाहर है इसको वेस्ट से जोड़ दिया मैंने, सेंटर से पीछे वाले को डैश से जोड़ देंगे, सेंटर से बाहर वाले को वेस्ट से जोड़ेंगे दोस्तों, और सेंटर से पीछे वाले को डैश से जोड़ेंगे, सेंटर से पीछे वाले को डैश से जोड़ देंगे ना। दिस विल बी द स्ट्रक्चर, ये हमारी स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर ना। इसके ये देखो अभी केवल हमने क्या करा, एसएन चेक करना है, एसएन में क्या चेक करने जा रहा है, एस4 चेक करने जा रहे हैं। अभी केवल हमने रोटेशन कराया, नंबर डिग्री का, तो ये हमारी स्ट्रक्चर नंबर 2 आ गई। तो दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 2 सेम आया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर नंबर 2 को चेक ही नहीं करता था। जब कोई भी हमें ऑपरेशन चेक करना होता है दोस्तों, कोई भी विजिबिलिटी चेक करना होता है, उसका कंप्लीट ऑपरेशन करना होता है। रोटेट जब हम बात करते हैं एसएन की, तो यहाँ रोटेशन हो चुका है, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन भी बचा हुआ है, हमारी सब परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन भी लगा है। लगे हाथ दोस्तों करा लेते हैं, रोटेशन हो गया, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करवा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कराने के लिए पहले बात एक्सिस चाहिए, एक्सिस हमारे पास ये थी, ऊपर वाले फेस से नीचे वाले फेस से पास होने वाली, इसके परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये अगर एक्सिस ऊपर से नीचे है तो परपेंडिकुलर या तो नीचे होगा या सेंटर में होगा या ऊपर होगा। मान लीजिए नीचे वाला परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया है, नीचे वाला परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया, नीचे वाला परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया दोस्तों, ठीक है। नीचे वाला परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगी, वो कैसे बनेगी आइए। इस क्यूब का मिरर इमेज बनेगा तो क्यूब बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं एक बार एक्स्ट्रा चीजों को रफ कर देता हूं। क्यूब का मिरर इमेज क्यूब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों, क्यूब का मिरर इमेज क्यूब होगा, क्यूब का मिरर इमेज क्यूब होगा, ठीक है। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखें, क्यूब का मिरर इमेज हमारे पास क्यूब है। सो यहां अब मिरर इमेज कैसे लेंगे, मैंने कहा था मिरर इमेज में खास बात होती है कि प्लेन के पास जो चीज होती है, मान लीजिए ये हमारा लोअर फेस ऑफ द अपर क्यूब का लोअर फेस इस प्लेन के पास लाई कर रहा है, तो ये प्लेन के पास इसकी रिफ्लेक्शन देगा, प्लेन के पास वाले का रिफ्लेक्शन प्लेन के पास होगा, प्लेन से दूर वाले का रिफ्लेक्शन प्लेन से दूर होगा। अपना सिंपल समझना है, यानी कि इसके लोअर फेस जो होगा इसके अपर फेस पे आ रहा होगा, अपर फेस पे इसकी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही होगी दोस्तों। ऐसे ही इससे ऊपर वाले की जब बात करते हैं दोस्तों, इससे जब ऊपर वाले की जब बात करें, इस फेस की जब चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ये जो फेस होगा, इस फेस की जो रिफ्लेक्शन होगी दोस्तों वो यहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। बस इतना सा काम तो यहां पे करना था, प्लेन के पास की रिफ्लेक्शन प्लेन के पास, प्लेन के दूर की रिफ्लेक्शन प्लेन से दूर, खत्म कहानी। अब आइए हम बाकी हाइड्रोजन जो कार्बन एटम उनको मिरर इमेज में दिखाते हैं। तो कार्बन की मिरर इमेज कार्बन सेंटर में होगी। अब सुनिए, क्योंकि ये पिंक प्लेन की मिरर इमेज पिंक प्लेन है, तो पिंक प्लेन में यहां राइट हैंड साइड में फ्रंट में हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में फ्रंट में हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां बैक साइड में लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है, तो बैक साइड में यहां पे लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आसान करना हो तो कोई भी हाइड्रोजन जो है वो डायगोनल पे है, डायगोनल पे है, देखिए यहां पे डायगोनल पे ही आएंगे। सुना, अगर मैं दूर वाले प्लेन की बात करूं तो इसके लेफ्ट के फ्रंट पे है, तो लेफ्ट के फ्रंट पे हाइड्रोजन लगा दिया, और दोस्तों इसके लेफ्ट के बैक पे है, तो इसके लेफ्ट के बैक पे हाइड्रोजन लगा दिया। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया दोस्तों। अब आगे इस कार्बन को हाइड्रोजन से जोड़ना है, तरीका सेम रहेगा, जो सेंटर से पीछे की तरफ है वो डैश पे, कार्बन सेंटर पे है, और ये पीछे की तरफ दोस्तों इसको डैश से जोड़ दिया जाएगा, ये वेज से जोड़ दिया जाएगा, ये बाहर वेज है इसको वेज से जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, ये पीछे डैश है इसको डैश से जोड़ दिया जाएगा। नाउ ये स्ट्रक्चर 1 थी, स्ट्रक्चर 2 थी, स्ट्रक्चर नंबर 3 कहलाएगी, और स्ट्रक्चर 1 एंड 3 को अब हम चेक करेंगे, दिस स्ट्रक्चर नंबर 3। तो स्ट्रक्चर 1 और 3 इनिशियल फाइल में हमने चेक किया क्या ये सेम आ रही है या नहीं आ रही, दोस्तों साफ साफ पता लग रहा है। ऊपर देखो यहां डैश पे है, डैश पे है, वेज पे है, वेज पे है, वेज पे है, वेज पे है, डैश पे, डैश पे है, यस दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, रोटेशन और उसके बाद परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करने से कोई अगर स्ट्रक्चर सेम आ जाते हैं इनिशियल फाइनली, हेंस वहां पे सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाता है, हेंस यहां पे S4 एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट हियर S4 एग्जिस्ट करेगा। अब मुद्दा ये है कि S4 एग्जिस्ट तो करता है पर कितने करते हैं, S4 तो करता है पर हाउ मेनी मुद्दा ये है दोस्तों, हाउ मेनी कितने करेंगे, कितने करेंगे मुद्दा ये है दोस्तों, हाउ मेनी कितने करेंगे मुद्दा ये, हाउ मेनी दोस्तों। अगर हम बात करें पहले एलिन सिस्टम की, जो कि प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, जो कि मुझे लगता है तुम लोग भूल चुके होंगे, डेफिनेटली तुम रिवाइज नहीं करते नहीं हो, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर के नोट्स को साथ-साथ करके बीच-बीच में रिवाइज करते रहे, नहीं तो आप कुछ समय के बाद सारा टॉपिक भूल जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब सेकंड क्लास देखिए, तो वहां पे क्यूबॉइडल फॉर्म था, क्यूबॉइडल फॉर्म में हमने लेफ्ट राइट से एक ही S4 निकाली थी, क्यों? बिकॉज़ क्यूबॉइडल में लेफ्ट राइट में केवल स्क्वायर थे, और स्क्वायर से ही केवल S4 निकल सकते हैं, 90 डिग्री का रोटेशन स्क्वायर के अराउंड ही पॉसिबल है। ऊपर नीचे रेक्टेंगल थी, क्यूबॉइडल में आमने सामने रेक्टेंगल थी, तो आमने सामने ऊपर नीचे से वहां पे आपका S4 निकल नहीं सकता था, वहां पे केवल एक ही S4 थी। जब हम बात करते हैं एलिन की, पर दोस्तों क्योंकि मीथेन क्यूब फॉर्म में लाई करेगा, तो क्यूब फॉर्म में लेफ्ट राइट पेयर भी स्क्वायर है, टॉप डाउन पेयर भी स्क्वायर है, आमने सामने वाला भी स्क्वायर है, और सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दोस्तों। तो हेंस हम कहेंगे यहां पे किसी भी दो अपोजिट फेस सेक्टर से एक S4 निकलेगा, हम कहेंगे दो अपोजिट फेस सेक्टर से एक S4 निकलेगा दोस्तों। कुल मिला के 6 अपोजिट फेस सेक्टर होंगे, तो वहां से कुल मिला के 3 S4 यहां से एग्जिस्ट करेंगे। वी विल हैव 3 S4 इन मीथेन। तो जब हम मीथेन की बात करते हैं दोस्तों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की गई तो 3 C2 पाई गई थी और 4 C3 पाई गई थी। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री की जब हमने बात की दोस्तों, तो यहां पे कुल मिला के 6 P ऑफ S देखने को मिली। तीसरा सेक्टर ऑफ सिमेट्री यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है दोस्तों। चौथा जब हम S4 की बात करेंगे, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, यहां पे 3 S4 करते हैं, ये बात हमने सीख ली है। और पांचवा आइडेंटिटी एलिमेंट दुनिया के हर प्राणी में होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट दुनिया के हर प्राणी में होता है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में करके आपको यहां तक की सारी कहानी समझ में आई है, जल्दी से बता दीजिए क्या मीथेन पूरी तरीके से आप सबको समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए। फटाफट बताइए क्या मीथेन की कहानी सबको क्लियरली समझ में आ गई, जल्दी दोस्तों। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। सो अगर किसी को इसकी और विजुअलाइजेशन करनी है तो हम सिमेट्री एट रोटेट खोल सकते हैं। एक बार वो भी दिखा देता हूं दोस्तों, जहां पे आपको और दिखाता हूं। सिमेट्री एट रोटेट भी हमारे पास वेबसाइट दोस्तों अवेलेबल है। इस वेबसाइट पे जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, गैलरी पे जाना है, एंड अल्फाबेट प्लीज अभिनव जी प्लीज स्पेसिफिक डाउट पूछिए, रिपीट करने का बोलेगा कभी भी, डाउट इज डाउट,
आई विल नॉट रिपीट द लेक्चर या रिपीट द होल टॉपिक। प्लीज आप जो डाउट है उसमें पूछिए कि क्या स्पेसिफिक डाउट है। चलिए सामने देखिए, यानी कि अभी जी इस पर्सपेक्टिव से समझ में आ जाएगा। यहां से मीथेन पे जाएंगे तो एम पे जाके आपको मीथेन मिलेगा, अल्फाबेटिकली सेलेक्ट करेंगे एम पे मीथेन, यहां से देख लो, समझ आ जाएगा। चलिए सामने देखिए। तो दोस्तों ये एक पूरी कहानी है मीथेन की। इस मीथेन के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों, जरा सामने देखिए। इस मीथेन को आप नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, दो बॉन्ड प्लेन में, एक पीछे डैश में, एक पीछे एक बाहर की तरफ वेज में, ठीक है। इसका मतलब है कि एक और रूप होता है कि मैं अगर रोटेशन करो इस तरीके से करो जिससे आपके दो बॉन्ड प्लेन में आ जाए वर्टिकल में और दो बॉन्ड एक्जेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाए। इसको आमने सामने दोनों का आइटम है वो एक्जेक्टली एक ही प्लेन में है, आगे पीछे वाले एक ही प्लेन में है और दोनों एक ही प्लेन में, ठीक है। चलो आइए अब हम अलग-अलग तरीके से इसमें सारी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले C2 निकालने के लिए मैंने कहा था कि भाई जो ये आपका एलियन लाइक स्केलेटन है, जैसे हमने यहाँ लगाया था परपेंडिकुलर वाला, इसमें अगर मैं 45 डिग्री रोटेशन करवा देता हूं दोस्तों, डायगोनल पोजीशन पे दिखाऊं, ये दो डायगोनल टू डायगोनल पे है। यहां से सारे C2 आप पढ़ जाएंगे। पहला C2 गिरा क्योंकि आमने सामने निकला हुआ है, ऊपर नीचे से निकालता हूं, पहले C2 ऊपर नीचे से निकला हुआ है, डायरेक्शन में रोटेशन करवाएंगे, ऊपर वाले आपस में रोटेट होंगे, नीचे वाले आपस में रोटेट होंगे, 180 डिग्री रोटेट होंगे, सेम आ जाएंगे दोस्तों। सेकंड C2 लेफ्ट राइट करो, सेकंड C2 लेफ्ट राइट करो दोस्तों। तो इस लेफ्ट राइट करो दोस्तों, लेफ्ट वाले आपस में रोटेट होंगे, राइट वाले आपस में रोटेट होंगे दोस्तों, रोटेट करके देखिए आपस में रोटेट 180 डिग्री पे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल फेस पे होंगे, जिसको क्यूब रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। डायगोनल यहां एक लेफ्ट फेस बनेगा, राइट फेस बनेगा, उस फेस जो होगा उसके होगा, उसके डायगोनल पे दोनों होंगे, डायगोनल के दोनों जो कॉर्नर्स उनके बीच में जो एंगल 180 डिग्री का होगा, ऐसे 180 डिग्री रोटेट करने पे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हमारी C2, ये हमारी C2 जो फ्रंट वाली C2 है, इसमें दोस्तों फ्रंट वाले आपस में रोटेट होंगे, बैक वाले आपस में, फ्रंट वाले आपस में, बैक वाले आपस में, तीनों C2 एक साथ देखिए, एक्स एक्सिस के लोग C2, वाई के लोग C2, जेड के लोग Z के लोग C2, वाई के लोग C2, तीन C2 हमारे पास लाइक करके इसकी बातें पहले क्लास में कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद C3 की बात है। C3 समझने के लिए दोस्तों हमें CH बॉन्ड के लोग एक्सिस पास करने, तो पहले C3 कैसे है, 120 डिग्री रोटेशन कैसे होगा, देखो तीन चीज दिखाऊंगा। पहला C3 का रोटेशन, पहले एंगल से सामने देखिए, 8 C3 नहीं है साक्षी यार। आप सब बच्चों को मैंने हमेशा कहा है कि पीछे नंबर जो लिखे हुए हैं इनमें ऑपरेशंस भी काउंट होते हैं, और ये मैं 4 बार समझा चुका हूं पिछले एग्जांपल्स में। आप मेरी क्लासेस को देखते नहीं है या मेरी बातों को सुनते नहीं है, लेकिन बात मैंने ऐसी तो क्लास में एक्सप्लेन की, मैंने बताया कि इसके पीछे 8 लिखा है, मतलब 8 C3 नहीं है, C3 4 ही है। उनके बाद -1 -1 जो उनके ऑपरेशंस है, और ऑपरेशंस की बातें स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं करनी है, ग्रुप थ्योरी में करनी है, ग्रुप थ्योरी में कौन करेगा, नेट गेट के बच्चे करेंगे, वहां करवाऊंगा उनको। तो ऑपरेशंस की बातें भूल जाओ, तो जितना क्लास में लिखा उतना ही सही है, उसके अलावा दिमाग चलाए मत चलाएगा, ठीक है। चलो सामने देखो प्लीज, पहला C3 यहां से इसको रोटेट कराएंगे 120 डिग्री पे, तो एक एक्सिस के लोग 120 डिग्री का रोटेशन होगा, तो एक एक हाइड्रोजन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा और ये पीछे से आगे आ जाएगा। दोबारा देखिए, तो वो कैसे 190 डिग्री का 120 डिग्री कैसे फ्लो हो रहा है। अब इसको क्लियरली समझने के लिए मैं उस CH बॉन्ड को जिससे एक्सिस पास थी, इससे इस बॉन्ड को अपने से एक्जेक्टली दूर ले जाता हूं, ले गया देखो। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो वो CH बॉन्ड इस कार्बन के पीछे छुप गया है, एक्सिस आमने सामने परपेंडिकुलर निकली हुई है। एंड नाउ इफ यू चेक आउट, इन तीनों को अगर आप ज्वाइन कराओगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, और एक्सिस सेंटर में है, और इसके अराउंड आप 120 डिग्री का रोटेशन करवाओगे, ये आइटम यहां इसी प्लेन में, ये आइटम यहां इसी प्लेन में, आइटम यहां, ये तीनों आइटम एक इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये तीनों आइटम जो है, तीनों आइटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, 120 डिग्री से घूमेंगे तो ये आइटम यहां, ये आइटम यहां, ये आइटम यहां, और 120 डिग्री का एंगल होता है वो ये इसी प्लेन में लाई करने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स को जब सेंटर से मिलाया जाएगा, दिस कंप्लीट एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री। तो इसके ट्रायंगल के इंटरनल एंगल 120 डिग्री के होते हैं, तो उसके लॉन्ग कॉर्नर्स 120 डिग्री रोटेट होके आ जाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं दोस्तों, कलर चेंज करके दिखाता हूं दोस्तों। यहां पे मैं अगर इसकी बात करता हूं दोस्तों, इस कॉर्नर को यहां आने के लिए इतना एंगल फॉलो करना पड़ेगा, और ये एंगल 120 डिग्री का है, यही तो हम चिल्ला के कह रहे हैं। तो एंगल व्हिच वी आर रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज दिस ट्रायंगुलर प्लेन के अकॉर्डिंग। जो बच्चे आप कंफ्यूज होते हैं कि 120 डिग्री कैसे हो गया, तो वो बच्चे से उनको लगता है कि सर इनके बीच में तो बॉन्ड एंगल जो था ना 109 डिग्री का था, तो 109 डिग्री पे 120 कैसे हो गया। अरे 109 डिग्री का जब यहां से इसको यहां लाते तब होता 109 डिग्री, तो जिस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं, अगर इसी को आगे एक्सटेंड कर दूं, इसी प्लेन में अगर रोटेट कराते दोस्तों तब 109 डिग्री होता। बट हमने किस तरीके से इनको रोटेट कराया नहीं, हमने जो रोटेट कराया है इनको बाहर आते हुए वेज पे और बाहर आते हुए तब यहां इस पर्टिकुलर सिस्टम से कराया, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लोग लाई करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लोग रोटेट कराया दोस्तों, ना कि इस नीचे वाले पाथवे से। और क्लियरली कर देता हूं दोस्तों, सामने देखिए, और सामने देखिए, अगर मैं थोड़ा सामने से मैं दिखाऊं दोस्तों, दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 डिग्री। अगर ये यहां से यहां आए तब 109 डिग्री का एंगल फॉलो होगा, पर हम ये कह रहे हैं कि यहां से यहां नहीं आ रहा। अगर मैं किसी में 120 डिग्री दिखाना चाहूं तो ये और ये और ये कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, मान लीजिए ले लेते हैं, ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, तो ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेन में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेन रोटेट हो रहा है, ना कि ऊपर से आ रहा है, वो इसी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेन रोटेट हो रहा है। तो जब पाथवे बदलेगा तो एंगल भी बदलेगा। बड़ा सिंपल सी कहानी है, पाथवे बदलेगा तो एंगल भी बदलेगा, पाथवे बदलेगा तो एंगल भी बदलेगा। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आप कहां से कहां जा रहे हैं, ठीक है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहां से कहां जा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास पेन नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सो मैं अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक और चीज, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है। और जब इनको मैं C2 एक्सिस के लोग रोटेट कराऊंगा, C2 एक्सिस के लोग रोटेट कराऊंगा, तो मैं इनको यहां से यहां नहीं लेके आ रहा हूं, मैं बाहर से लेके आ रहा हूं। और जब ये यहां से बैठा हुआ ये जो बॉन्ड है, बाहर वाले पूरे हेमिस्फीयर को फॉलो करके नीचे आएगा, तो इस एटम ने इस हेमिस्फीयर के एंगल को फॉलो करके यहां तक आया। जब इस हेमिस्फीयर एंगल को फॉलो करके आएगा तो हेमिस्फीयर एंगल 180 डिग्री का होता है, तो यही एटम 180 डिग्री रोटेट करके यहां आ रहा है। तो मतलब बॉन्ड एंगल भले ही कुछ भी हो, पर जब इसका पाथवे बदलेगा तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन बदलेगा। ये एटम तो हेमिस्फीयर से रोटेट करके ऊपर वाले को नीचे लेके आओ तो 180 डिग्री फॉलो कर रहा है, इसी एटम को तो इस प्लेन रोटेट करके यहां लेके आओ तो 109 डिग्री फॉलो कर रहा है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि बॉन्ड एंगल क्या है, रोटेशन क्या है। ना वो डिपेंड करता है कि तुम किस पाथवे से रोटेट करवा रहे हो। ऊपर वाले एटम को मैं इस C रोटेशन के थ्रू, इस हेमिस्फीयर रोटेशन के थ्रू नीचे लेके आ रहा हूं, दैट इज 180 डिग्री रोटेशन। तभी C2 के लोग ये एटम नीचे आता है, देखिए तभी C2 के लोग ये वाला एटम नीचे आएगा, रोटेट करा दो, ये एटम नीचे आ रहा है, रोटेट करके और डिफरेंट एंगल दिखाता हूं। लोग इस एंगल देखो, देखो 180 डिग्री वापस घूमेंगे, देखो ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में 180 डिग्री घूमे भाई। ये नीचे वाला ये एंगल 180 डिग्री है, पर बाहर से दबाएगा तो C फॉलो करेगा, यानी हेमिस्फीयर फॉलो करेगा, तो 180 डिग्री का एंगल होता है। भाई ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, 180 डिग्री वर्सेस 180 डिग्री। तो ये मैटर नहीं करता 180 डिग्री क्या है, पाथवे पे डिपेंड करता है कि एंगल क्या फॉलो होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल। नाउ आइए C3 की बात भी हो चुकी है दोस्तों, यानी कि हमारे हर एक CH बॉन्ड से एक C3 निकलेगा, इस CH बॉन्ड से एक C3 निकलेगा, इसके लोग बाकी तीन रोटेट हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही दूसरे CH बॉन्ड से दूसरा C3 निकलेगा, पीछे वाले से निकाला दूसरा C3, इसके लोग हमने एक से निकाला, बाकी तीन रोटेट हो 120 डिग्री पे, तीसरे बॉन्ड से तीसरा C3 निकलेगा, बाकी तीन 120 डिग्री रोटेट हो जाएंगे, चौथे बॉन्ड से चौथा C3 निकलेगा, बाकी दोस्तों 20 डिग्री रोटेट हो जाएंगे। कुछ बच्चे जैसे यहां पे ये रहता है भाई साहब नेगेटिव वाले बच्चों के लिए सिमेट्री ऑपरेशन है, इसको देखोगे तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक CN दिखाएगा, वही एक दिखाएगा, उसके लोग रोटेशन 180 डिग्री, रोटेशन थोड़ा डिफरेंट एंगल्स दिखाएगा, वो ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस की बातें मैं नहीं करनी यहां पे, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, -1 वाला को 4 स्थिति होती है। नाउ आगे बढ़ते दोस्तों, इसके बाद हमारे पास प्लेन, प्लेन कैसे निकालें, तो प्लेन निकालने का बड़ा आसान तरीका, किसी भी दो से प्लेन निकाल दो, दो CH बॉन्ड से। मैं कहा था कि भाई टेट्राहेड्रल में कोई भी दो बॉन्ड होते हैं, ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड एक ही प्लेन में है, इनके लोग प्लेन निकालोगे तो बाकी दोनों मिरर इमेज में आ जाएंगे, दोनों प्लेन में आ गए, बाकी दोनों मिरर इमेज में आ गए। अब दूसरे प्लेन से निकाल दो, अब की बार इस प्लेन से निकाला है तो यहां से ये वाला प्लेन से व्यूज निकालोगे तो ये दोनों मिरर इमेज में आ जाएंगे। तो इसका फिर तरीका तीसरा प्लेन कौन सा है, ये यूनिक तीसरा है, ये चौथा यूनिक है दोस्तों, चौथा यहां से मिल गया। तो 4 H है, तो 4 में से एक बार H1H2 के अलोंग पीओएस निकाल दो, एक बार H1H3 के अलोंग पीओएस निकाल दो, एक बार H1H4 के अलोंग पीओएस
निकाल दो। ऐसा करेंगे तो जिसके आलोक पीएस निकालेंगे वो तो कट जाएंगे, बाकी दोनों मिरर इमेज में आ जाएंगे साफ-साफ। जैसे इसकी बात करें तो बाकी दोनों मिरर इमेज में है और ये वाला प्लेन जो आ रहा है वापस में कट गया, इसका मतलब बचा ही नहीं। ऐसा करके कुल मिलाकर 6 पीओस अप्लाई करेंगे। पीओस की कहानी खत्म हो चुकी है दोस्तों। ऐसा करके 6 पीओस है दोस्तों। अब आते हैं S4 की कहानी पे। 3 S4 होती है, बाकी -1 वाला रिपीटेशन ऑपरेशंस है, उनके हमें ध्यान नहीं देना है। अभी केवल मेटेरियल की बात करेंगे। तो जब S4 निकालेंगे हमें दो अपोजिट फेस सेंटर से निकाल दो। तो लीजिए मैंने ऊपर नीचे से निकाल दिया। पहले होगा रोटेशन, फिर होगा परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नीचे से लो, ऊपर से लो, यहां से लो, परपेंडिकुलर किसी से ले लो, आंसर सेम आएगा। चलिए सामने देखिए प्लीज। तो मैंने रोटेशन बनाया, पहले होगा रोटेशन देन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो परपेंडिकुलर रोटेट होगा तो ये वाला जो मोड होगा, ये रोटेट होकर यहां आ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट में, इसके जस्ट अपोजिट में। और जब परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन होगा तो ये वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाले में समा जाएगा। एक पकड़ लो, ये रोटेट हुआ, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होकर इसमें समा गया। ऐसे करके हर एक आइटम जो होता है पहले रोटेट होकर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे में समा जाएंगे, कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हुआ, एक दूसरे में समा गया। ये एक S3 है। फिर ये x एक्सिस पे लो दूसरी S3 है दोस्तों। तो ये z y एक्सिस पे लो तीसरी S3 है। तो कुल मिला के हमारे पास 3 S3 लाई करती है। एक x एक्सिस पे लो, y पे लो, z पे लो, इन क्यूबिक फॉर्म इसको बड़ा ज्यादा बेहतर समझते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा मीथेन मॉलिक्यूल यहां पे खत्म हो जाता है। तो आइए अब आपको मुझे लगता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और यहां पे मीथेन को कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट था वो भी खत्म कर दिया है। तो अब आपको मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो कि मीथेन की कहानी अब तो क्लियर है ना भाई। दो बार रिपीट कर दिया, इस बार रिपीट नहीं करूंगा। आई होप अब तो क्लियर होगी। फटाफट बताओ क्या मीथेन की कहानी क्लियर है, यहां तक की बात बताओ। और अगर मीथेन तक की कहानी क्लियर दोस्तों, तो हम कहानी में आगे चलेंगे। बहुत बड़े दोस्तों, वेरी गुड। नाउ आइए दोस्तों सामने अब कुछ और बातें, क्योंकि हमने अब 4 मॉलिक्यूल जो थे इंपोर्टेंट, वो जो कि सारे एस्पेक्ट्स में इंक्लूड करते हैं, वो 4 मॉलिक्यूल हमने खत्म कर लिया। वो 4 मॉलिक्यूल कौन-कौन से थे? VF3 खत्म हो गया, ये F5 खत्म हो गया दोस्तों। हमारे पास एलीन मॉलिक्यूल था, वो हमने खत्म कर लिया है, एंड हमारे पास था मीथेन मॉलिक्यूल, हमने खत्म कर लिया। 4 मॉलिक्यूल तो मैंने करवा दिए। अब आपका दोस्तों आ जाता है असाइनमेंट के ऊपर। एक असाइनमेंट जो कि होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आपके बैच में एक असाइनमेंट अपलोड किया जाएगा, 20 मॉलिक्यूल्स का असाइनमेंट। इसी लेक्चर के नीचे उसको पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे आपकी पीडीएफ अपलोड होती है ना, जो भी बैच की स्लाइड होती है, उसी के नीचे आज के लेक्चर के नीचे 20 मॉलिक्यूल का असाइनमेंट अपलोड कर दिया जाएगा। इस 20 मॉलिक्यूल्स का असाइनमेंट 20 मॉलिक्यूल को मिलाकर उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। बाकी 20 मॉलिक्यूल आपको खुद से ट्राई करने हैं, घर पे ट्राई करने हैं, खुद से ट्राई करना है। उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मैं साथ ही साथ अपलोड करवा दूंगा। जब तुम ट्राई कर लोगे उसके बाद एक दिन के बाद अपलोड करवा दूंगा। तो इस 20 मॉलिक्यूल के असाइनमेंट में आपको क्या-क्या निकालना है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल मान लीजिए रखा है यहाँ पे, उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालनी है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है। देखिए, दो काम यहाँ पे करना है। पहला काम यस और नो बताना है कि होगी या नहीं होगी। आइडियली तो आपको बस इतना ही बताना है। इतना बता दोगे तो आपका काम हो जाएगा, स्टूडेंट काम हो जाएगा। तो नेगेटिव के बच्चे को एक स्टेप एक्स्ट्रा करना, कितनी होगी ये भी निकालना, कितनी एक्सिस सिमेट्री होगी, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कितनी अल्टरनेटिव सिमेट्री होगी। नहीं तो आप केवल अगर इतना भी कर लोगे तब भी मैं मानूंगा कि तुमने असाइनमेंट खत्म कर लिया। केवल इतना करना है, यस और नो, हां होगी या नहीं होगी, कोई भी एक मिल जाए। और फिर भी बेहतरी के लिए सारी निकालना, हां या ना भी निकालना, और कितनी होगी वो भी निकालना। हालांकि असाइनमेंट केवल इतना सा है, होमवर्क केवल इतना सा है कि तुम्हें हां या ना बताना कि होगी या नहीं होगी। 20 मॉलिक्यूल के साथ है, मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, हां या ना लिखना है, हां या ना लिखना है दोस्तों। फिर भी एक स्टेप आगे, क्योंकि आप पहले पढ़े, घर पे खाली पढ़े, काम कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के एग्जाम के थोड़ा सा एग्जाम खत्म हो गया तो सॉल्व चला जाएगा, तो आप आराम से ये भी निकाल लेना, कितनी होगी ये भी निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। सो अब एक और बात है कि असाइनमेंट मेरा अपलोड करने का मतलब ये नहीं है कि आगे वाले असाइनमेंट भी अपलोड होंगे, नहीं। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री असाइनमेंट है, जो क्योंकि इनिशियली आपका बैच स्टार्ट हुआ है, तो जब तक बच्चों के पास वीडियोस वगैरह नहीं पहुंचेगी तो उनके लिए ये है, मतलब बुकलेट जब बाय नहीं की तो उनके लिए मैंने अपलोड करवा दिया। बाकी जो असाइनमेंट्स होते हैं दोस्तों, हमारी स्प्रिंट नाम की बुकलेट होती है, स्प्रिंट नाम की बुकलेट होती है, वो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल के अंदर आती है, एडवांस स्टडी किट नाम से पूरी स्टडी किट है, उसको आपको लेना होगा। उसी के अंदर सारे वो सारे असाइनमेंट्स वहां पे होते हैं, ठीक है। तो वो बाकी असाइनमेंट ऐसा समझना कि बाकी अपलोड होंगे, ना। यहाँ जो असाइनमेंट्स होते हैं वो बुकलेट की फॉर्म में होते हैं, बुकलेट की फॉर्म में स्प्रिंट नाम से आते हैं, वो स्प्रिंट आपको अटेम्प्ट करनी है। जिनके पास बुकलेट अच्छी बात है, नहीं है समय के साथ अपलोड करना भाई, क्योंकि वो जरूरी है। तो एक दो स्प्रिंट से अपलोड नहीं, उसमें लगभग 7,000 क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है ओवरऑल सोल्व करना। आपकी प्रिपरेशन के लिए उतने क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है, एक पूरे एग्जाम प्रिपरेशन में। वो हर लेक्चर वाइज हम आपको वो स्प्रिंट असाइनमेंट करने को देंगे, तो इससे बेहतर है इसको समय के साथ अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए प्लीज अब इसकी बात हम करेंगे। प्लीज अब पूरी पिछली क्लासेस की भाई कह रहा हाउ टू कवर पैकलेक्स, इसके बारे में लेक्चर क्लास में बात करना। बीच में कमेंट नहीं करना, कोई YouTube नहीं चल रहा है, प्लीज एवरीवन इस बात पे ध्यान रखिए, दिस इज नॉट YouTube, प्लीज फॉलो। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो केवल पढ़िए, लेक्चर के लास्ट में डिस्कशन करेंगे, बीच में डिस्कशन नहीं करेंगे। सो ये आपको होमवर्क आपको करना है, दैट्स ऑल। अभी के लिए एक अपलोड करवा रहा हूं, बाकी वाले आपको हार्ड कॉपी के रूप में असाइनमेंट के रूप में लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब जरा सामने देखिए, सॉरी सुना, आगे बढ़ते हैं, कुछ कहानी को और सोल्व करते हैं। चलो बहुत बढ़िया तरीके से कर ले, अच्छी बात है ना। प्लीज सामने देखिए, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। और बार-बार हम दो चीजें बोल रहे हैं, और दो चीजें क्या बोल रहे हैं आगे बढ़ने से पहले देखिए। हमारा अल्टीमेट एम है सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके ऑप्टिकल एक्टिविटी का थ्योरेटिकल तरीका फाइंड आउट करना। सो प्लीज भाई जिसको कैसे परचेज करें, भाई जिसको स्टडी मटेरियल परचेज करना है, एडवांस स्टडी किट, एएस के उसको बोलते हैं, एडवांस स्टडी किट। वो आप अपने काउंसलर से बात करिए, ऑफिशियल नंबर जो है हमारे 9136597244, इसमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज कोई एक्स्ट्रा डाउट नहीं, लास्ट में बातें करेंगे तो भी करना दोस्तों। चलिए अब आइए जरा सामने देखिए। सो मेरा कहना है कि हमारा अल्टीमेट एम ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता लगाना है, ठीक है। अब उसका पता लगाने के लिए मैं सब कुछ पढ़ लिया, दो बातें अभी तक मैं तुम्हें बार-बार बस बताता रहा हूं कि ऐसे होता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। वो दो बातें क्या है, हमने बार-बार बोला है कि S1 PO ऐसे होता है और S2 जो होता है वो CO ऐसे होता है। S1 PO ऐसे होता है और S2 जो होता है CO ऐसे होता है। कैसे होते हैं आइए मैं आपको इस क्लास में समझा रहा हूं दोस्तों, फटाफट समझ लीजिए। इस क्लास में आपको यहां समझा देता हूं, सामने देखिए दोस्तों। S1 PO S कैसे होता है आइए पहले इसकी चर्चा करते हैं। आइए सामने मैं एक एग्जांपल लेके बात समझाऊंगा। एग्जांपल हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, मैंने एक साइक्लोब्यूटेन लिया है, साइक्लोब्यूटेन को मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले रहा हूं। या मैंने कोई ए ग्रुप लगा दिया, मैंने कोई बी ग्रुप लगा दिया, मैंने कोई ए ग्रुप लगा दिया, मैंने कोई बी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये चारों कार्बन है, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहां दो बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज, दो बॉन्ड अगर प्लेन में है तो बाकी दो वेज होंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 का फंडा ये मैंने दिखाया था कार्बन केस में, अभी पीछे प्रेजेंटेशन बताई कि कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज बताती है कि दो बॉन्ड अगर प्लेन में तो बाकी दो परपेंडिकुलर प्लेन में वेज होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिंक बन गई। इस हॉरिजॉन्टल लिंक के बारे में विजुअलाइज करो तो दो कार्बन लेफ्ट राइट में है और दो कार्बन आगे पीछे है, चार कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जो फ्रंट वाले बॉन्ड है वो वेज बॉन्ड है और जो पीछे वाले बॉन्ड है वो डैश बॉन्ड है। तो दोस्तों चार कार्बन यहां पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इन दोनों कार्बन्स के अब जो लेफ्ट राइट वाले कार्बन है इनके दो बॉन्ड वेज जैसे बने हैं, तो बाकी दो बॉन्ड सेंट्रल प्लेन में ऊपर और नीचे बनेंगे, सेंट्रल प्लेन में ऊपर और नीचे बनेंगे, एक दो वेज पे डैश पे
ऊपर और नीचे बनेंगे, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हम पीओएस और एस1 को प्रूव करने वाले हैं। दोस्तों आइए पहले इसमें एस1 ऑपरेट करके देखते हैं। एस1 को ऑपरेट करने के लिए एक्सिस लेनी पड़ेगी, तो मान लीजिए मैंने एक्सिस पास कर दी, लेफ्ट राइट आई हैव पास एक्सिस, मैंने एक्सिस पास कर दी, एस1 ऑपरेट करना है, तो एस1 के लिए पहले करना पड़ेगा रोटेशन। कितने डिग्री लगाएं, क्योंकि एस1 में एन की वैल्यू 1 है, तो यहां पे एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री का करना पड़ेगा, n = 360 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रोटेशन, तो 360 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 360 करेंगे, तब एन की वैल्यू बनाएगी। इस एक्सिस के लोग 360 डिग्री घुमाते हैं, और हम जानते हैं कि 360 डिग्री किसी को भी घुमाना हो तो भाई साहब घूमने के सेम ही आ जाएगा, और 180 का मल्टी मार जाएगा, वापस 180 आओगे 360 पे दोबारा सेम आ जाएगा। गाइस हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 360 डिग्री रोटेशन से मॉलिक्यूल 100% सेम आएगा, इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। 360 डिग्री रोटेशन किसी भी मॉलिक्यूल को सेम ला देती है, 180 के नीचे, और फिर 180 कंप्लीट करके नीचे दोस्तों दोबारा से ऊपर आ जाएंगे, सेम स्ट्रक्चर रहेगी। नाउ इसके बाद दोस्तों परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, अगर एक्सिस यहां पे लेफ्ट राइट से दोस्तों परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन या तो इस प्लेन से ली जाएगी या सेंटर प्लेन से या लेफ्ट प्लेन से। मान लीजिए मैंने यहां से ली परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन यहां से ले ली। अब यहां से परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका रूल कहता है प्लेन का कि भाई जो पास में है उसकी मिरर इमेज पास में आएगी, जो पास में है उसकी मिरर इमेज पास में आएगी, जो दूर है दोस्तों उसकी मिरर इमेज दूर आएगी, और ये प्लेन वाले प्लेन में रिफ्लेक्ट होंगे, वेस्ट वाले वेस्ट रिफ्लेक्ट होंगे। ये तो आगे इसका रिफ्लेक्शन, तो ये डैश वाले का रिफ्लेक्शन पीछे डैश वाला CS2 होगा, बार वाले का बार वाला CS2 होगा दोस्तों, और ये फर्दर फिर और दूर है दोस्तों, तो और दूर सेंटर वाले सेंटर से इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर आएगा, एक का रिफ्लेक्शन ऊपर आएगा, नीचे का रिफ्लेक्शन नीचे आएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। This is rotation. This process is called as perpendicular reflection. Rotation followed by perpendicular reflection is known as SN। पर होगी या नहीं होगी डिपेंड करता है दोनों स्ट्रक्चर इनिशियल फाइनल सेम आई या ना आई। जब इनिशियल फाइनल स्ट्रक्चर को चेक किया तो दोस्तों वो देखिए ऊपर ए ऊपर ए नीचे बी दोस्तों एज इट इज सेम आ रही है, हेंस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, हेंस यहां पे S1 एग्जिस्ट कर रहा है। S1 यहां यस एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली S1 एग्जिस्ट है, S1 यहां पे एग्जिस्ट करते हुए पाया गया, ठीक है। अब इसमें S1 यहां एग्जिस्ट करता है, तो S1 POS कैसे कहलाएगा, इस बात को समझे। S1 POS कैसे कहलाएगा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और हमें थोड़ा सा और कहानी को समझिए इसी पोर्शन में दोस्तों। आइए मैं इसी मॉलिक्यूल को दोबारा से लेता हूं, सेम मॉलिक्यूल नो चेंज, और इस मॉलिक्यूल में POS ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, POS ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सामने तो मैंने यहां सेंटर से एक प्लेन निकाल दिया दोस्तों, सेंटर से एक प्लेन निकाल दिया। जब सामने से प्लेन निकालूंगा तो ये CS2 से पास हो जाएगा, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे। ऊपर ए की मिरर ऊपर ए, नीचे बी की मिरर नीचे बी, कार्बन की मिरर कार्बन, यस यहां पे POS पास हो रहा है, 100% यहां पे POS पास हो रहा है। मैं कोई भी प्लेन निकाल दूं, मिरर बन जाए, तो यस ये वाला POS पास हो रहा है। देखो तुमको कैसा ये वाला क्यों नीचे वाला हॉरिजॉन्टल वाला क्यों लिया, या फिर और कोई POS क्यों लिया। देखिए यहां पे भी हमने सामने वाला प्लेन ही लिया है, मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन दोस्तों या तो ये ले लो या सेंटर ले लो या लेफ्ट में ले लो, तो सेंटर वाला ही मैंने यहां पे इस तरीके से POS के रूप में डिसाइड किया। तुमको कैसा, ये तो नॉर्मल सी बात है, कितना POS हमें भी निकालना था, नया क्या है इसमें, और S1 इसके सेम कैसे हो गया, बस यही बात समझनी है। इस बात को समझने के लिए कि S1 का प्रोसेस और ये POS सेम ही है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का फायदा उठाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो ये क्या चीज नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या बोला है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दोस्तों समझिए कि ये आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें जो A है, ये B है, ये B है। अगर मैं XYZ थ्री स्पेस की बात करता हूं, इस A के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस A के डिफरेंट होंगे, दोनों अलग जगह पे हैं, इस B के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस B के अलग होंगे। फ्रेंड्स क्योंकि थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, तो मैं यहां पे अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको A1 बोल देता हूं, इसको A2 बोल देता हूं, इसको B1 बोल देता हूं, B2 बोल देता हूं, इस कार्बन को C1 बोल देता हूं, इसको C2 बोल देता हूं, पीछे वाले को C3 बोल देता हूं, सामने वाले को C4 बोल देता हूं। जितने भी कार्बन एटम्स की नंबरिंग मैंने कर दी, जितने भी कार्बन एटम्स की मैंने कर दी नंबरिंग, ध्यान रहे A के पूंछ में 1 नहीं लगा, A तो A ही है, कोई सब्स्टिट्यूशन होता है 1 2 3 लगा के नहीं घूमता है, वो तो हमें पता है कि इनका स्पेस में कोऑर्डिनेट, इसको कोई x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट होगा, इसको x2 y2 z कोऑर्डिनेट होगा। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां 1 2 3 डायरेक्ट लगा के ये सोचना चाहा कि भाई साहब ये जो 1 पे बैठा है इसका कोऑर्डिनेट अलग है, 2 पे बैठने वाले का कोऑर्डिनेट अलग है, इसको अलग-अलग कोऑर्डिनेट असाइन कर दिए, ठीक है। बस इतना समझने का, अपनी कन्वीनियंस को ध्यान रखने के लिए। ऐसा क्यों किया, अब समझ आ जाएगा। देखिए ऐसा क्यों क्या समझने के लिए एक बार इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस ओवरऑल ऑपरेशन के थ्रू प्रोसीड करते हैं। जब इसमें 360 डिग्री का रोटेशन होगा, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो फाइनल पोजीशंस ऑफ A1 A2 या इन सब की फाइनल पोजीशन क्या आएगी। अभी तो इतना पता है कि यहां पर देखिए A से A मैच कर रहा है या सुपर इंपोजिबल है। देखिए जब सुपर इंपोजिबिलिटी चेक करेंगे तो केवल सब्स्टिट्यूट देखेंगे, A से A मैच कर रहा है, नीचे पूंछ में क्या लगा है वो मैच नहीं करेंगे, वो नहीं चेक करेंगे इसके नीचे A1 है या B2 ना, यार उसके बाद हाइड्रोजन होता है, H1 लगा के घूमे, H के पीछे पूरा घूमे, इससे क्या फर्क पड़ता है। 1 एंड 2 हमने अपनी कन्वीनियंस के लगाए हैं, उनको सुपर इंपोजिबिलिटी के लिए चेक मत करना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, दो हाइड्रोजन है या फिर दो हाइड्रोजन है, वो सुपर इंपोज हो गए, है ना। इस बात का ध्यान रखना, सुपर इंपोजिबिलिटी के लिए केवल एटम चेक करना है, पूंछ चेक नहीं करनी है दोस्तों। नंबर 2 हम केवल इतना जानने के लिए कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि जो हमारा A1 दबा जिसको मैं H1 बोल देता हूं, एक्चुअल बेचारा H1 कहां गया है, यही रह गया है, कहीं और चला गया है, बस जानने के लिए इच्छा, जान हमारे मन की इच्छा थी बस, वो करने के लिए ऑपरेट कराते हैं। 360 डिग्री रोटेट कराने से कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये A1 A1 रहेगा, B1 B1 रहेगा, A2 A2 रहेगा, B2 B2 रहेगा, C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 कोई चेंज नहीं आता है। 360 डिग्री रोटेट कराने से कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ये मेरा हाथ ऐसे 360 डिग्री रोटेट करा के आऊंगा तो ओरिजिनली उसी कोऑर्डिनेट पे आ गया जिस कोऑर्डिनेट पे था। तो दोस्तों देयर इज नो चेंज, बस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कराएंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है, पास वाले की रिफ्लेक्शन पास, A2 की रिफ्लेक्शन A2, B2 की रिफ्लेक्शन B2, C2 की रिफ्लेक्शन C2, C1 की रिफ्लेक्शन C1, पीछे वाला C3 की रिफ्लेक्शन पीछे वाला C3, बाहर वाले C4 की रिफ्लेक्शन बाहर वाला C4, ऊपर वाला A1 और B1 है, यहां पे A1 और B1 दोस्तों। अब अगर आप गौर से देखो तो ये है इसका रिफ्लेक्शन बाय दिस प्लेन, तो रिफ्लेक्शन कराने से हमारा ये वाला ओवरऑल सिस्टम आया। देखो जब हम इसको चेक करेंगे क्या यार पहले वाली और तीसरी वाली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो मैंने अभी बताया था कि केवल एटम से एटम मैच कर रहे हैं, A से A मैच कर रहा है, B से B मैच कर रहा है, कार्बन से कार्बन मैच कर रहे हैं। 1 2 3 मैच मत करना कि यहां तो A2 है या तो A1 है, कैसे सुपर इंपोज हो गया। अरे 1 2 तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाया है, एक्चुअल में तो हाइड्रोजन ही होगा, एक्चुअल में तो हाइड्रोजन ही होगा रे, कोई भी और सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट का ग्रुप जो है वो सुपर इंपोज करना, सुपर इंपोज हो गया, हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का रिलेशन आ जाता है। ये 1 2 3 तो हमने अपनी जानकारी के लिए निकाले, मैं इनकी ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी कि A1 एक्चुअल में घूम के कहां चला गया, तो पता लगा फाइनल स्ट्रक्चर में A1 यहां चला गया, A2 कहां चला गया, A2 यहां आ गया है, B1 कहां चला गया, फाइनल में B1 यहां चला गया है। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह तो ले ली, तो हाइड्रोजन इन्होंने आपस में एक दूसरे की जगह तो ले ली, और वो जगह आपस में पलट चुकी है। यहां जो हाइड्रोजन था वो अब यहां जो हाइड्रोजन था वो यहां चुका है, दोनों हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे इतना समझ में आ गया कि भाई एक्चुअल में ये जो हाइड्रोजन थे ये ओरिजिनल वाले जिस जगह पे थे कोऑर्डिनेट्स पे थे उस कोऑर्डिनेट पे नहीं है, पर अपने पोजीशन बदल ली है, पर फिर भी वो एक दूसरे की सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। मतलब केवल उन्होंने एक दूसरे की पोजीशन बदली है और वो सेम जगह पे रहे हैं, दे वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का रिलेशन रहे हैं, स्ट्रक्चर वो सेम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर मेरे को डुप्लीकेट होता तो मैं खड़ा वो खड़ा है, तो दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेते, तो है तो इक्वलिटी, बस हम थोड़ी पोजीशन चेंज कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। सो बहुत क्लियर रखना है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर चेक करने के लिए 1 2 3 के लफड़े में नहीं पड़ना है, बहुत क्लियर बता रहा हूं। केवल एटम से एटम मैच करिए, सुपर इंपोजिबल आ गया तो इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये 1 2 3 का लफड़ा क्यों पैदा किया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि S1 POS है, इसलिए हमने ओवरऑल 1 2 3 के लफड़े को पैदा किया। अब जरा सामने देखिए, आगे चलते हैं। इस ओवरऑल S1 का काम तो हम कर चुके हैं, और एक इनिशियली मॉलिक्यूल को जो इनिशियल कोऑर्डिनेट के साथ था उस पे जब S1 ऑपरेट कराया गया तो फाइनल रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट्स ये आई, ठीक है। अब अगर इसी पर्टिकुलर POS के अलोंग, इस POS के अलोंग में यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखो और देखो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमने सेलेक्ट किया है इसके अराउंड जब POS ऑपरेट किया जाएगा तो यहां क्या रिजल्टेंट आता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियल में यहां A1 था, यहां B1 था, C1 था, यहां C2 था, यहां A2 था, यहां B2 था, या C3 था, पीछे वाले पे यहां C4 था, फ्रंट वाले पे। इनिशियल जो थे यहां पे वही इनिशियली यहां भी लगा दिए। अब जब POS को ऑपरेट कराएंगे तो POS ऑपरेट कैसे होगा, POS कहते हैं कि मेरा राउंड रिफ्लेक्शन करा दीजिए, तो जिनके अलोंग पास होगा उनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 जहां मिल जाएगा, 4 जहां मिल जाएगा, और बाकी
और B1 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही दोस्तों C1 और C2 भी आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ये आपस में रिफ्लेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। प्लेन के अराउंड इसको कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन। तो C1 C2 रिफ्लेक्ट करके 2 आ गया, ये बना गया, हेंस ये रिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर है। देखिए अगर स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर सुपर इंपोज करें तो उसमें केवल हमें एटम्स को सुपर इंपोज करना है, तो A से A सुपर इंपोज हो रहा है, कार्बन से कार्बन सुपर इंपोज हो रहा है, BB से BB सुपर इंपोज हो रहा है। फ्रेंड्स इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, आपस में क्या दोस्तों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है। ये A1 A2 B1 B2 1 2 के लफड़े को छोड़ दे तो हमें केवल सुपर इंपोजिबिलिटी के लिए एटम से एटम सुपर इंपोज करना होता है। और यस 1 2 को छोड़ दोस्तों, तो ऊपर वाले के आपस में सुपर इंपोज करने वाले भी आपस में सुपर इंपोज करेंगे, 1 2 तो किसी के साथ नहीं लगाता ना, तो लगाया अपनी मर्जी के लिए लगाया, उसको छोड़ दो। सो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, यस दोनों के दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। यस ये प्लेन जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ये इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि प्लेन पास कर दो, प्लेन के अराउंड दो इससे मिरर इमेज बन जाए तो पीओएस कहलाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है। और स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि आप प्लेन ऑपरेट कराइए, रिफ्लेक्शन कराइए, आने वाली स्ट्रक्चर नीचे स्ट्रक्चर सुपर इंपोज हो जाए, तब वो पीओएस कहलाएगा। दोनों तरीके हमारे पास है, डायरेक्ट तरीका प्लीज आसान है। पर इस तरीके को हमने स्टैंडर्ड तरीके को यहां इसलिए अप्लाई किया कि प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्शन करके पूरा यहां इसलिए देखा क्योंकि अब हमें समझ में आएगा कि S1 और पीओएस सेम है। देखिए S1 ने जो ओवरऑल फाइनल स्ट्रक्चर लाके हमें दी, दिस वाज द फाइनल स्ट्रक्चर, और पीओएस ये वाला ऑपरेट करने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास आई, दिस वाज द फाइनल स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में अगर देखें दोस्तों, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में हूबहू सुपर इंपोज है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में हूबहू क्या है दोस्तों, सुपर इंपोजिबल है। सुपर इंपोजिबल छोड़ो, मैं कहूंगा कि कोऑर्डिनेट्स भी वैसे हैं। A2 से A2 मैच कर रहा है, A1 से A1 मैच कर रहा है, B2 से B2 मैच कर रहा है, B1 से B1 मैच कर रहा है, कार्बन 2 से कार्बन 2 मैच कर रहा है, कार्बन 1 से कार्बन मैच कर रहा है, 3 से 3 मैच कर रहा है, 4 से 4 मैच कर रहा है। मतलब ये हुआ कि S1 जब किसी मॉलिक्यूल पे ऑपरेट कराया जाएगा और S1 जो फाइनल रिजल्टेंट हमें देगा वही फाइनल रिजल्टेंट POS भी हमें देगा। मतलब समझिए S1 इतना सारा काम तुमने कराया और जो फाइनल रिजल्टेंट आया मॉलिक्यूल में, जो फाइनल चेंजेस होके मॉलिक्यूल में जो रिजल्टेंट आया वही फाइनल रिजल्टेंट हमें POS से भी मिल रहा है। हेंस इसी वजह से हम कहते हैं कि S1 और POS कुछ और नहीं, दोनों सेम ही है। यानी S1 जो ऑपरेशन कराता है वही ऑपरेशन POS कराता है, भले ही रास्ता अलग-अलग हो। S1 रोटेशन फॉलोड में परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू जाए और POS डायरेक्ट रिफ्लेक्शन करवा दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका फाइनल रिजल्टेंट सेम है S1, हेंस आपका POS है। इसको ज्यादा आसान समझने के लिए दोस्तों मान लीजिए ये आपका ये आपका घर है, ओके, ये आपका घर का रास्ता है, ये रहे आप, ये रहे आप। अभी कहाँ है? आप अभी कॉलेज में, ओके, तो कॉलेज से आपके घर जाने का सीधा रास्ता, ये आपका घर जाने का सीधा रास्ता, ठीक है, इस रास्ता नंबर 1 या रोड, एक रोड 1 कह देंगे, रोड 1, ठीक है, पहला रास्ता, ओके। तो बहुत ही रेयर होता होगा, यहाँ में से बहुत ही रेयर बच्चे होंगे जिनको हम कहेंगे बिल्कुल समझदार और आज्ञाकारी बच्चे, जो कॉलेज से सीधा घर चले जाते होंगे। नहीं तो आप में से बहुत सारे बच्चे पहले कॉलेज से जाते होंगे दोस्त के घर, दोस्त का घर, वहां से फिर आप क्रिकेट खेलने चले जाते हो दोस्तों, या कोई भी प्लेग्राउंड एरिया में चले जाते होंगे, और फिर शाम होते होते पापा के आने से पहले फिर तो अपने घर चले जाते हो। दिस इज रास्ता नंबर 2, दिस इज रास्ता नंबर 2, रोड नंबर 2। दोस्तों तुम रोड नंबर 1 से जाओ या रोड नंबर 2 से जाओ, फाइनल रिजल्टेंट सेम है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। कि तुम पीओएस डायरेक्ट ऑपरेट कराओ या S1 के थ्रू घूम फिर के जाओ, रास्ता आपका रिजल्टेंट आपका सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस S1 जो कारनामा करके दिखाता है वही कारनामा आपको POS ने करके दिखा दिया, और जब दोनों कारनामे सेम है, दोनों की ऑपरेशन फाइनल रिजल्टेंट सेम है, S1 कुछ और नहीं POS ही होता है। ये हमने यहां से प्रूव कर दिया। और इसलिए जब हम S1 और POS को सेम कहीं देते दोस्तों, और किसी मॉलिक्यूल में हमने चारों मॉलिक्यूल किए, सबसे पहले POS ही निकाले, SN तो लास्ट में निकालते हैं। तो जब POS निकाल लिया तो इसलिए SN दोबारा से चेक करने, S1 दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। हाया ना पूछे तो POS है तो यस S1 भी होगा, POS नहीं है तो SN S1 भी नहीं होगा। और जब काउंटिंग करेंगे तो POS जब एक बार काउंट हो चुके हैं उसको दूसरी बार S1 में दोबारा काउंट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, S1 इज POS, ये बात हम अच्छी तरीके से यहां पे समझ चुके हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम बातें हम समझ चुके हैं, आई होप आपको पूरी कहानी समझ आई होगी। इसी सेम तरीके से आइए S2 की कहानी भी लाइक करते हैं। तो आइए S2 की कहानी भी लगे आप समझ लोगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। कोई कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ S2 पहले S2 के एग्जांपल लिखिए, जो भी डाउट है तुम्हारे और भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए S2 के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि S2 कुछ और नहीं COS ही होता है। S2 इज नथिंग एल्स, इट इज COS। हाउ वी विल टेक S2 COS? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमेशा एक एग्जांपल लेके समझिए दोस्तों। आइए एग्जांपल लीजिए, मैंने फिर से एक साइक्लोब्यूटेन जैसा एग्जांपल ले लिया, फिर से एक साइक्लोब्यूटेन जैसा एग्जांपल हमने ले लिया। अब बात क्या मैंने यहाँ पे कोई A लगाया तो इधर A लगा के नीचे A लगा दिया, यहाँ कोई B लगा दिया, मैंने कोई B लगा दिया, ठीक है। अब इसमें S2 भी ऑपरेट कराएंगे, इसमें COS भी ऑपरेट कराएंगे, तो पहले S2 ऑपरेट करते हैं। पहले S2 ऑपरेट करते हैं। S2 ऑपरेट करने के लिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ से एक एक्सिस पास कर दी, इसके अराउंड 180 डिग्री का रोटेशन करवाया। जब इसके अराउंड 180 डिग्री रोटेशन करवाएंगे, 180 डिग्री रोटेशन, तो क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री रोटेट करने पर ये कार्बन के अलग एक्सिस पास, ये इतना कुछ नहीं करेगा। ये तो कार्बन जो डैश पे 180 रोटेट कराएंगे तो पीछे वाला वेज पे आ जाएगा, और वेज वाला दोस्तों डैश पे पीछे पास। तो आगे पीछे वेज वाला आगे, पीछे डैश वाला सेंटर पे नहीं रहा, ठीक है। इस एक्सिस के रोटेशन हो रहा है, बाहर की तरफ कराएंगे तो ये पीछे वाला आगे आ गया और आगे वाला पीछे चला गया, 180 डिग्री पे दोनों चीज पे पलटी मारी, ठीक है। बात आती है इन दोनों की दोस्तों, एक ऊपर है एक भी नीचे है, एक्सिस बीच में से पास हो रही है, इसके बाहर की तरफ रोटेशन होगा तो ए और बी आपस में पलटी मार जाएंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला दोस्तों ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला दोस्तों ऊपर चला जाएगा, दोनों ने पलटी मारी, ठीक है। इस तरीके से दोनों ने पलटी मारी ना। ओके, सो ये था एक्सिस के रोटेशन। तो रोटेशन होने से क्या होगा, स्केलेटन सेम ही रहेगा, स्केलेटन सेम ही रहेगा, बस पोजीशंस काफी बदल जाएंगे। ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, नीचे आएगा ए, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा बी, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा बी, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा ऊपर, ए। दोस्तों ये आपके पास सिचुएशन है। और आगे पीछे वाला पलटी मारी, आगे सिचुएशन 180 डिग्री का रोटेशन हमने करा दिया, 180 डिग्री का रोटेशन हमने करवा दिया दोस्तों। सामने देखिए अब क्या होगा, आइए जरा सामने देखते हैं, सामने देखिए। सो ए भी आपस में पलटी मारी, यहां पे बी आपस में पलटी मारी, 180 डिग्री रोटेशन हो चुका है। अब आगे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन की, तो ये वाली एक्सिस थी, इस एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर प्लेन हमने लिया, इस एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर प्लेन हमने लिया दोस्तों, परपेंडिकुलर प्लेन। और यहां जो पास में है उसकी रिफ्लेक्शन पास में आ गई, ऊपर एक रिफ्लेक्शन आ गई दोस्तों, जो दूर में है सॉरी पास में उसकी रिफ्लेक्शन पास में, जो दूर है उसकी रिफ्लेक्शन और दूर आ जाएगी। एक रिफ्लेक्शन ए, बी की रिफ्लेक्शन बी दोस्तों, पीछे भी ऐसे ही हमारे पास डैश की रिफ्लेक्शन डैश, वेज की रिफ्लेक्शन वेज, सिमिलर दोस्तों डैश की रिफ्लेक्शन डैश, वेज की रिफ्लेक्शन वेज। ना बी की रिफ्लेक्शन ऊपर बी आ जाएगी दोस्तों, और नीचे ए की रिफ्लेक्शन नीचे ए आ जाएगी दोस्तों। तो ये था आपका 180 डिग्री रोटेशन, ये था दोस्तों परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन।
दिस इज परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन सामने 180 डिग्री पे रोटेशन, दिस इज परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ये था 180 डिग्री का रोटेशन और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है। 1 और 2 सेम आई एंड आई, उससे फर्क नहीं पड़ता 1 और 3 का सेम आना चाहिए किसी एसिड के डिस्टेंस के लिए और साफ समझ आ रहा है। ऊपर ए लेफ्ट में बी राइट में, ए लेफ्ट में बी राइट में, नीचे बी लेफ्ट में है, ए राइट में, बी लेफ्ट में, राइट में सेम स्ट्रक्चर आ रही है। हेंस यहां पे S2 एग्जिस्ट कर जाएगी, एक कीवी वैक्यूम स्ट्रक्चर आ रही है। हम कहते हैं यस यहां पे S2 एग्जिस्ट कर जाएगी, दिस मॉलिक्यूल कंटेन S2, इस मॉलिक्यूल के अंदर यस S2 एग्जिस्ट करता है। आइए अब बात करते हैं इसी मॉलिक्यूल में COS चेक करने की। लेट्स चेक द COS इन दिस मॉलिक्यूल। मैं अलग से बता देता हूं, COS चेक करते हैं। S2 चेक कर लिया, ये हमने चेक किया S2, यहां पे हम चेक करें दोस्तों COS इन द सेम मॉलिक्यूल। सामने देखिए भाई, ये देखिए तो सेंटर सिमेट्री की बात करेंगे। यहां पे ऊपर ए लगा है, यहां अरे आजा भाई, ऊपर ए लगा है, यहां बी लगा है, यहां बी लगा है और यहां बी लगा है। इसमें COS होगा या नहीं होगा? सेंटर से दोस्तों लेफ्ट राइट में देखा तो सेम आ रहा है, आगे पीछे वेस्ट में देखा सेम आ रहा है, ऊपर और नीचे देखा सेम आ रहा है, इधर लेफ्ट में और इधर लेफ्ट नीचे देखा, लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे देखा वहां पे भी सेम आ रहा है। तो यस इस मॉलिक्यूल में सीधा सीधा बताया यस यहां पे COS एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल ठीक बात। अब बात ये है कि यहां S2 भी है और यहां पे COS भी, दोनों हमने पता लगा लिया। क्वेश्चन है कि S2 ही COS होता है, ये कैसे पता लगाएं? हाउ दिस S2 इज इक्वल टू COS, दोनों सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते, कैसे लगाएं? उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे? उसके लिए हम सहारा लेंगे दोस्तों किसका? हमारे जो पोजीशन है या XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका सहारा लेंगे। भाई ये S2 इस इनिशियल मॉलिक्यूल पे जब ऑपरेट किया जाएगा तो फाइनल रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जब ये मॉलिक्यूल पे सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑपरेट किया जाएगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आइए चेक करते हैं दोस्तों। यहां पे A1, यहां पे मैं नंबरिंग करता हूं, A1 यहां B1 B2 और A2 दोस्तों। या और आसान करने के लिए ये A1 था, इसको B1 बोल देते हैं, लेफ्ट वाले को B2 A2 बोल देते हैं, C1 C2 C3 C4। तो दोस्तों यही नंबरिंग सिस्टम हम भी कर देते हैं दोस्तों। यहां पे भी नंबरिंग सिस्टम कर लेते हैं, लेफ्ट में A1 B1 है, राइट में B2 A2 है, ये A1 C1 है, C2 है, C3 और C4 है। हां बिल्कुल सही। आइए अब दोनों को कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अगर चेक करना चाहें तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या होता है। समझिए जब यहां एक्सिस के रोटेशन होगा तो C1 C2 के एक्सिस पास है, इनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों चार आपस में पलटी मार चुके तो 3 बाहर आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा। कार्बन की बात तो खत्म हो गई। A1 नीचे आएगा, B1 ऊपर चला जाएगा, B2 नीचे आ जाएगा दोस्तों, A2 ऊपर चला जाएगा। देन आउट रिफ्लेक्शंस की बातें तो A2 का रिफ्लेक्शन A2 आएगा, B2 का रिफ्लेक्शन B2 आएगा, C2 का रिफ्लेक्शन C2 आएगा, डैश के पीछे 4 और 4 आएगा, बाहर में रिफ्लेक्शन बाहर में 3 आएगा। लेफ्ट यहां 1 आएगा दोस्तों, ऊपर B1 B1 आएगा, A1 आएगा। ये हमारा फाइनल पोजीशन से फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों। आइए इस पे सेंटर सिमेट्री ऑपरेट कराएंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो सेंटर सिमेट्री ऑपरेट कैसे करते हैं? ठीक है, सेंटर सिमेट्री कह लो या फिर आई कह लो, ऑपरेट कैसे होगा? मैंने कहा था कि सेंटर के अराउंड दो चीजें आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ऐसा करके दबा के दिखाते हैं, XYZ जो होगा -x -y -z चला जाएगा ओरिजिन के अराउंड दोस्तों। यहां पे सेम कहानी होगी। यहां पे B1 और B2 आपस में एक्सचेंज होगा, या वन बाय वन चलते हैं, पहले कार्बन की बात करते हैं। पहले C1 और C2 आपस में एक्सचेंज होंगे और C3 और C4 आपस में एक्सचेंज होंगे। तो यहां पे अल्टीमेटली केवल एक्सचेंज होगा, यानी कि साइक्लोब्यूटेन का साइक्लोब्यूटेन बनेगा। एक बात तो है बस कार्बन से कार्बन एक्सचेंज हो रहे और कुछ नहीं पड़ा, स्केलेटन सेम रहेगा। सो यहां 1 था, अब यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 था, यहां 2 आ जाएगा दोस्तों। 3 और 4 आपस में एक्सचेंज होंगे, 3 आएगा 4 ही, ठीक है ना? 3 4 आपस में। अब A1 और A2 को अगर आप बोर्ड से देखो, A1 A2 आपस में एक्सचेंज हो रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A1 को भेज दो A2 की जगह पे, A1 को भेज दो A2 की जगह पे और A2 को भेज दो A1 की जगह पे, दोनों के आपस में पलटी मार दो, यानी कि A2 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, A2 आ जाएगा ऊपर और A1 आ जाएगा अपोजिट में यहां नीचे, A1 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही B1 B2 की कहानी होगी, ऐसे ही B1 B2 की कहानी भी यहां पे लिखी जाएगी। ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज होंगे, B1 B2 को भी आपस में एक्सचेंज करेंगे, B2 आ जाएगा नीचे और A2 आ जाएगा, B1 आ जाएगा दोस्तों ऊपर। नाउ ये इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑपरेट करने के बाद का स्ट्रक्चर है। अगर 1 2 3 को छोड़ दे और केवल एटम से एटम मैच करे तो A से A मैच कर रहा है, B से B मैच कर रहा है, एटम की नंबरिंग को छोड़ दो। ये जब सुपरपोजिबिलिटी चेक करेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो चेक करेंगे तो केवल एटम से एटम मैच करेंगे। A से A मैच कर रहा है, B से B मैच कर रहा है, कार्बन से कार्बन मैच कर रहा है, स्केलेटन कार्बन से कार्बन मैच कर रहा है, B से B मैच कर रहा है, A से मैच कर रहा है। हेंस दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और हेंस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपस में है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपस में है तो यस यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका बताएगा किसी मॉलिक्यूल में COS एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसको ऑपरेट कराओ, आने वाली फाइनल स्ट्रक्चर से इनिशियल सुपरइम्पोज हो जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दिस स्टैंडर्ड मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? सेंटर के अपोजिट में चेक करो, एक भी डायरेक्शन ऐसी मिले जहां पे सेम ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन राइट में सेम हो जाए तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ये दोनों तरीके मैंने बता दिए दोस्तों। चलिए आप आगे हमेशा डायरेक्ट तरीका यूज करेंगे। हम कंक्लूजन ये कर रहे थे कि भाई साहब कि जो S2 से फाइनल स्केलेटन आएगा, ये आया S2 का फाइनल स्केलेटन, फाइनल पोजीशन आया S2 का ये, और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री से फाइनल स्केलेटन आएगा, दोनों क्या सेम है या नहीं है? बोर्ड से देखिए, A2 A2 मैच कर रहा है, B2 B2 मैच कर रहा है, 2 C2 C2 मैच कर रहा है, C4 C4 मैच कर रहा है, C3 C3 मैच कर रहा है, C1 C1 मैच कर रहा है, B1 B1 मैच कर रहा है, A1 A1 मैच कर रहा है। हेंस यही खूबसूरती है सिमेट्री एलिमेंट्स की दोस्तों। जो आप सीख गए तो बल्ले-बल्ले और समझ में आया कि S2 कुछ और नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। सेम आ रहे हैं दोस्तों। दैट्स ऑल। तो हम जो बार-बार चिल्ला रहे थे, जब मैंने कहा था कि अभी तो पढ़ लो, आने वाली क्लास में समझ में आएगा। वो हमने क्लियरली यहां पे समझ लिया है कि S1 इज नथिंग एल्स इट इज इक्विवेलेंट टू द POS, S2 इज नथिंग एल्स इट्स द COS। तो आप S1 की बात करो तो अल्टीमेटली POS की बात करो, S2 की बात करो तो अल्टीमेटली COS की बात करो, और दोनों ही सेम होते हैं दोस्तों। S1 POS के बराबर, S2 COS के बराबर। और ये कहानी हमने कंप्लीट सीख लिया। आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको यहां तक की कहानी समझ में आ गई। बताइए जल्दी से बताइए, क्या सबको कहानी समझ में आ गई? देखिए इन दोनों बातों पे जो मैंने तुम्हें अभी समझाई, इस पे, इस स्लाइड पे और इस स्लाइड पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये तुम्हें स्टूडियो केमिस्ट्री में नहीं करना है। तुम्हें यहां कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन किसके सेम है ना। मैंने बता दिया S1 POS के सेम है, S2 COS के सेम है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस कितना सा समझना समझा दिया, वरना तुम्हें टपा देते। इसके अलावा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टूडियो केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है। स्ट्रेस ही नहीं लेना। अक्सर हमारी आदत होती है बच्चों की, खासकर बच्चों की, कि जब कोई काम तुम्हें मना करने को बोला जाता है तुम वही करते हो। चलो मैं तुम्हें पाव तुला मारोगे, मुझे क्या? डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाकी मैं सीधा बता रहा हूं, 2 3 स्लाइड पीछे की जो उसको भूल जाओ, ये कंक्लूजन है, इसको याद रखो, बस यही ध्यान रखना है। कैसे हुआ वो मैंने समझा दिया बस, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट। रट्टा नहीं मारना है, कैसे हुआ ये हमने समझ लिया और उस पे ध्यान नहीं देना है। मैं तुम्हें कोई ज्ञान की बातें बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम उस ज्ञान में ही डुबकी मारना चाहते हो और उसमें डूब जाना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। हमें ज्ञान को इतना ग्रहण करना है कि हमें आपको रट्टा मारना पड़े, हर चीज का भी कांसेप्ट मिल जाए, हर चीज के पीछे रीजन समझ आ जाए, वो तुम्हें समझ आ गया। पहले तुम्हें समझ रट्टा मारना है, अब तुम्हें समझ का बहाना नहीं आया। तो मैं जब तुम्हें हमेशा कहता हूं कि सही समय पे सही चीज करवाई जाएगी, ये सही समय पे ही करवाई जाएगी, ठीक है? मेरे पूरे लेक्चर सीरीज में कभी भी कोई ऐसा चीज नहीं होगा जिसमें तुम रट्टा मारोगे, ठीक है? हर चीज का एक्सप्लेनेशन होगा, पर सही समय पे दिया जाएगा, सही जगह पे दिया जाएगा, रायता नहीं फैलाया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं तो उस एक्स्ट्रा ज्ञान को जितना कहूं उतना ग्रहण करें, उस ज्ञान में डूबने की कोशिश ना करें, वरना केमिस्ट्री बहुत बड़ी है और अभी तुम्हारे पास समय इतना नहीं है। सीख सकते हो समय के साथ। अभी आने वाली जिंदगी है ना भाई, जनरेट के ट्रैक करो, उसके बाद आगे बढ़ो। जिंदगी सीखो, पूरा ज्ञान सीखो, उसके बाद मिलना मुझसे नेट के ट्रैक के बाद। यहां से टॉप रैंक आइए, सब बताओ टॉप रैंक आइए। आप कह रहे थे कुछ एक साल पहले ज्ञान सीखा जाना, अब बताओ सब क्या? तब आना, मैं गारंटी देता हूं तुमसे कोई नहीं आएगा। मैं जानता हूं ना, कि आज तक लोग नहीं है। क्या है? इस पे तुम्हारी डिफरेंट लाइफ आ जाएगी, फिर तुम एक चीज अचीव कर चुके होगे, ग्लैमर आ जाएगा ना थोड़ा सा लाइफ में। चलिए ग्लैमर, जब तक नौकरी में पैसा कमाओ तब तक ग्लैमर नहीं रहता। हां, किसी के मन की सैटिस्फैक्शन होती है, वो सैटिस्फैक्शन जरूर फुलफिल होगी, दैट इज वेरी गुड। अल्टीमेट एम शुड बी आप सही जगह जाके सेटल हो, अपने एम को पूरा करते हुए, जिस भी मन में जिस चीज को मानना है। चलिए ज्ञान की बात हो गई, अब एक्स्ट्रा बातें सुनाओ। ये सारी बातें कर चुके हैं, ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें पिछले 10 साल लेक्चर में समझाई, कहने के 6 7 लेक्चर है,
शुरुआत हुई थी एंड दैट इज हाउ टू फाइंड अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव थ्रू थ्योरेटिकल मेथड। ये सारी राम गाथा हमने इसलिए की क्योंकि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसी मॉलिक्यूल की बताने के लिए थ्योरेटिकल मेथड को डेवलप कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे पास था, पीपीएल वाला मेथड। किसी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से पीपीएल पास करा और रोटेट हो गई तो ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, रोटेट नहीं हुई तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये बात तुम पहले से जानते थे। एक्सपेरिमेंटल मेथड इसकी अपनी लिमिटेशन है, तो लैबोरेटरी बेस्ड टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर थ्योरेटिकल मेथड की नीड थी कि मॉलिक्यूल की शक्ल देखो, ओह अच्छा तो ये है, और शक्ल देख के बता दो तेरा भविष्य क्या है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। वो मेथड हमें चाहिए था, भविष्यवाणी के लिए थ्योरी चाहिए थी ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स की दुनिया की हमें एस्ट्रोलॉजी बतानी है। तो दोस्तों तो यहाँ हमने वो जो तरीका एस्ट्रोलॉजी फाइंड आउट करी, वो थ्योरेटिकल तरीका जो था वो मिला हमें सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल से। सो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल बतानी है। इन पे कमेंट करना है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, और इसको बताने का जो थ्योरेटिकल तरीका हमारे सामने आया, जो हर जगह वैलिड था, वो थ्योरेटिकल तरीका था सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री निकाली, वो हमने निकालना सीख लिया, ये हम अच्छे से निकाल चुके हैं। चलिए अब इसका यूज करके अब हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिव होगा और कौन सा मॉलिक्यूल इनएक्टिव होगा। तो कैसे बताएंगे सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल का यूज करके कि कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है? तो जरा ध्यान से देखिए, कैसे बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, कैसे? इसको बताने के लिए दोस्तों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा ओवरऑल स्टडी किया। कैसे कि आइए मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। लेट्स सपोज 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए, लेट्स सपोज मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं कि कैसे हुआ होगा। लेट्स सपोज 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए, ठीक है। इन सभी 100 मॉलिक्यूल के मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स फाइंड आउट किए। क्या पता किया सिमेट्री एलिमेंट्स? सिमेट्री एलिमेंट्स बोले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव सिमेट्री, चार हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, चार फाइंड आउट किए। क्या इन मॉलिक्यूल की शक्ल देख के तुम ये इनके सारे सिमेट्री एलिमेंट निकाल सकते हो? तो जैसे हमने अभी बाकी में निकाले BF3 BF5, उसमें तो मॉलिक्यूल की शक्ल देख के तो पता है सारा। यस, जब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप सभी मॉलिक्यूल जो देखे हुए सब सिमेट्री एलिमेंट निकाल सकते हो। मैंने सब सिमेट्री एलिमेंट निकाले सिखाए हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव सिमेट्री सब निकाल सिखाया है। और उसमें से उस मॉलिक्यूल के मैंने ये प्रॉपर्टी तो निकाली, साथ में इन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैंने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बेस पे सेपरेट आउट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव एक्सपेरिमेंटल बेस पे करोगे, जो पीपीएल को चेंज कराएंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और जो पीपीएल को चेंज नहीं कराएंगे, दोनों चेंज ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। ये बात आपको समझा दूं दोस्तों। तो मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल यहां पे ऐसे आए जो एक्टिव थे और कुछ मॉलिक्यूल यहां पे ऐसे आए जो इनएक्टिव थे, दोनों तरफ आ गए। अब हमने डाटा चेक किया कि जो एक्टिव वाले मॉलिक्यूल थे, ये वाले मॉलिक्यूल जो थे, इनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स क्या-क्या है, ये चेक किया। और जो इनएक्टिव वाले मॉलिक्यूल थे, इनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स क्या-क्या है, ये हमने चेक किया। और जब दोनों एक्टिव वालों के अंदर सिमेट्री एलिमेंट चेक किए गए और इनएक्टिव वालों के अंदर सिमेट्री एलिमेंट चेक किए गए, तो एक बड़ी गजब का ऑब्जर्वेशंस दोनों से हमें देखने को मिला, जो सफिशिएंट था दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। और वो दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाला ऑब्जर्वेशन क्या था, आइए मैं तुम्हें समझाता हूं। ये पाया गया कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स देखा गया, जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव थे, जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव थे, जब उनमें सिमेट्री एलिमेंट चेक किए गए, तो यहां ये देखा गया कि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एलिमेंट चेक किए गए, तो यहां पाया गया कि यहां SN एक भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऑल SN आर अपसेट, ऑल SN आर अपसेट, सभी SN अपसेट पाए गए एक्टिव वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इनएक्टिव वाले मॉलिक्यूल्स में थ्योरेटिकल तरीके से देखिए, थ्योरेटिकल मेथड के थ्रू चेक किया, तो यहां सभी कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल उठा के देखा गया, सब में कॉमन ऑब्जर्वेशन आई कि सब में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जा सकता है, कुछ और मिल सकता है, SN नहीं मिला। और जब यहां देखा गया दोस्तों, यहां पे एटलीस्ट वन SN मस्ट एग्जिस्ट, एक SN एग्जिस्ट करता हुआ जरूर पाएगा, कम से कम एक से नहीं, कम से कम एक SN जरूर पाएगा। और यहां पे कोई भी SN नहीं पाएगा, और यही से हमारा मेथड बन गया थ्योरेटिकल मेथड। क्या बन गया थ्योरेटिकल मेथड? हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री मॉलिक्यूल्स के ऑप्टिकल एक्टिविटी का थ्योरेटिकल तरीका जो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, इसके बेस पे ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, तो कहेंगे वो मॉलिक्यूल्स थ्योरेटिकली आज के बाद निकालेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड की जरूरत नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंटल तरीके से, एक एक्सपेरिमेंटल ओवरऑल ऑब्जर्वेशन से एक थ्योरेटिकल तरीका निकाल लिया, उसको पेटेंट पाया गया। और उसको जब देखा तो थ्योरेटिकल मेथड ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स जिनका तुम सिमेट्री एलिमेंट निकाल रहे हो, अगर उसके अंदर ऑल SN आर अपसेट, सभी SN आर अपसेट होंगे, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। अगर ऑल SN अपसेट होंगे तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। एंड इफ एनीवन, एटलीस्ट एनीवन, कम से कम एनीवन SN इज प्रेजेंट, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बस यही हमारा क्राइटेरिया था ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी बताने के लिए। क्या था दोस्तों? थ्योरेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑप्टिकली एक्टिविटी इनएक्टिविटी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट चेक करो, अगर एक भी SN ना मिले तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। और अगर एक भी SN मिल जाए, S1 S2 S4 कोई भी एक SN मिल जाए, एनीवन, एक से अधिक मिले, एक SN एटलीस्ट मिल जाए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बस इतना ही करना है चेक दोस्तों। आइए इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव क्या करें कि एक भी SN नहीं मिलना चाहिए, एक भी SN नहीं मिलने का मतलब क्या है? S1 भी नहीं होना चाहिए, S2 भी नहीं होना चाहिए, S3 भी नहीं होना चाहिए, S4 भी नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन, कोई भी नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि S1 तो POS के बराबर है, तो मतलब S1 नहीं तो POS भी नहीं होना चाहिए, S2 नहीं तो S2 COS के बराबर होता है, S2 नहीं तो COS भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब समझ लिया देखो, पांच सिमेट्री एलिमेंट थे, आइडेंटिटी एलिमेंट सब प्रेजेंट, उसका मतलब ही नहीं है। चार रह गए, एक्सिस सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री, ऑल्टरनेटिव सिमेट्री। और कह रहा है ऑप्टिकल एक्टिव में ऑल्टरनेटिव सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव सिमेट्री नहीं होगा मतलब S1 POS नहीं होगा, S2 COS नहीं होगा, मतलब चार में से तीन उड़ गए, POS नहीं उड़ गया, COS नहीं उड़ गया, SN उड़ गया। SN नहीं तो POS नहीं, खत्म, SN नहीं तो S1 S2 नहीं, S1 S2 POS नहीं, मतलब क्या बचा? एक्सिस सिमेट्री। और एक्सिस सिमेट्री का कोई लफड़ा नहीं होता, एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता SN से SN नहीं करना चाहिए, और S1 में S1 S2 नहीं करना चाहिए, बाकी भी नहीं होना चाहिए, S1 S2 नहीं तो POS नहीं। और दोस्तों इन चीजों को और डिटेल में देखा गया तो वहां से और बहुत सारे एग्जांपल्स लेके देखे गए, तो पाया गया कि दुनिया के मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स में जब POS और COS नहीं होता है, दुनिया के मोस्ट ऑफ एग्जांपल देखा गया जब POS और COS नहीं होता है, तो आगे वाले SN भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। ये बात मैंने बोली, दुनिया के बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा गया कि जब POS और COS जहां नहीं, जहां S1 S2 नहीं, वहां आगे वाले भी SN रेयर ही एग्जिस्ट कर रहे थे। लगभग बहुत सारे 90% मॉलिक्यूल नहीं था, POS नहीं, तो आगे वाले SN भी नहीं होंगे। तो मतलब हमारी कहानी और भी आसान हो गई कि सारे SN चेक करने की जरूरत नहीं है। जब POS और COS नहीं तो बाकी वाले भी नहीं होंगे, तो केवल POS और COS को चेक कर लेते हैं। वैसे ही आज तक तुम क्राइटेरिया पढ़ते आए हो, वही पढ़ते आए हो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी बोले तो नो POS और नो COS, POS भी नहीं होना चाहिए और COS भी नहीं होना चाहिए,
जब ये नहीं होंगे तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कंक्लूजन आया कहां से? द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है, एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है, एग्जैक्ट क्राइटेरिया इज द एब्सेंस ऑफ ऑल एसएन, ऑल एसएन शुड बी एब्सेंट। चार ऑप्शन लग रहा है कि जो फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑप्टिकली इज फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, पीओसी नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भी एसएन नहीं होना चाहिए, ये हमारा एग्जैक्ट क्राइटेरिया है। उस एग्जैक्ट क्राइटेरिया में दुनिया के मोस्ट मॉलिक्यूल चेक किए गए, दुनिया में लगभग बहुत सारे मॉलिक्यूल ने ये क्राइटेरिया फॉलो किया कि पीओसी नहीं तो आगे वाले भी नहीं। इसलिए हम आज तक केवल यही पढ़ते हैं कि पीओसी नहीं, कि उससे हमारे मॉलिक्यूल सोल्व हो जाते हैं, तुम्हारे लेवल पे जितने मॉलिक्यूल आएंगे उसी से सोल्व हो जाएंगे कि पीओसी चेक कर लो, उसी से कहानी सोल्व हो जाएगी। पीओसी नहीं तो बाकी एसएन भी नहीं होंगे, नो पीओसी नो सीओस ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है। और आज के बाद जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी को यूज करके सोल्व करेंगे, इसी को यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पर हां दुनिया में कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें पीओएस नहीं था, पीओएस भी नहीं था, उसे क्या कहना चाहिए, एक्टिव कहना चाहिए, बट वो मॉलिक्यूल इनएक्टिव पाया गया, एक्सपेरिमेंट में वो क्या पाया गया, इनएक्टिव पाया गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये दोनों नहीं थे, तो आगे वाला कोई भी एसएन एग्जिस्ट कर सकता है, जनरली वो S4 होता है। तो कभी-कभी पीओसी उसको धोखा खा जाओ तो S4 चेक कर ले करो मैक्सिमम। बाकी तुम्हारे में ये आएंगे नहीं कि तुम्हारा सारा आज तक का इतिहास है जैम का, नेट का और गेट का, इन्हीं से क्वेश्चन सोल्व हुए और यही तुम्हें अप्लाई करने हैं। और ये तुम्हें बचपन में सिखाया गया 12th क्लास में, बीएससी क्लास में, चेक कर लो और उसका एग्जैक्ट क्राइटेरिया तुमने समझ लिया होगा। द एग्जैक्ट क्राइटेरिया इज एब्सेंस ऑफ एसएन, और एसएन में S1 S2 नहीं तो जनरली बाकी भी नहीं, इसलिए इसी को हमने क्राइटेरिया बना दिया। आज वाली इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इट इज नॉट पीओएस नो क्वेश्चन, the molecule will be optically active। अगर इन दोनों में से दो ही नहीं मिले ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और दोनों में से कोई भी एक मिल गया, या तो ये मिल जाए, ये ना मिले, या ये ना मिले, ये मिल जाए, या दोनों ही मिल जाए बल्ले बल्ले, तो ऐसे सभी केस में तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आज के बाद केवल यही क्राइटेरिया हम चेक करेंगे, पीओएस और सीओएस का क्राइटेरिया। इट इज नॉट पीओएस नो सीओएस, द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस पीओएस और सीओएस कोई भी एक मिल गया, कोई भी एक दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। एक मिल जाए दूसरा चेक मत करना, ये ना मिले दूसरा चेक करना, और दोनों मिल जाए दोस्तों तीनों ही केस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो दिस इज द थ्योरेटिकल मेथड। अब तुमको यहां पे एक्सेसिबिलिटी का क्या रोल है? एसएन तो चलो पीओएस सीओएस सब लेट होगा, पर एक्सेसिबिलिटी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्टिकल एक्टिव वाला हो सकती है, इनएक्टिव वाला भी हो सकती है, उसका यहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन हमें डिफरेंस पाएगा देखने में, वो था केवल केवल किसके दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर क्योंकि एसएन के अलाउंट था, तो एसएन सारे नहीं होने चाहिए, कंक्लूजन उसका पीओसी यूज नहीं होना चाहिए, पीओसी यूज नहीं तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव, और दोनों में से कोई मिल गया तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव। बात खत्म। आज के बाद कोई भी मॉलिक्यूल हो, शक्ल देखो, अच्छा तेरे अंदर तो पीओएस है तो इनएक्टिव, अच्छा तेरे अंदर सीओएस है तो भी इनएक्टिव, अरे तेरे तो पीओएस नहीं है, सीओएस चेक कर लेते, अरे तेरे तो सीओएस नहीं है, तू एक्टिव है, तू ऑप्टिकल एक्टिव है, कहानी खत्म। ना एक्सपेरिमेंट करना, ना सॉल्यूशन बनाना, ना कोई लफड़ा, ना लैबोरेटरी जाना, शक्ल देखो आगे बढ़ो, शक्ल देखो आगे बढ़ो, कहानी खत्म। एवरीवेयर मॉलिक्यूल की शक्ल देखेंगे, पीओसी निकालेंगे, और पीओसी निकालना मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं, 20 मॉलिक्यूल प्रैक्टिस के लिए दे चुका हूं, बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, तुम आराम से निकाल लोगे। पीओसी निकल गया तो मिल गया तो इनएक्टिव, अगर नहीं मिला तो एक्टिव हो जाएगी कहानी दोस्तों। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे लेके चलते हैं दोस्तों। आइए अब मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, और आइए क्वेश्चन कुछ प्रकार से क्वेश्चन बनाना सकते हैं। मैंने एक कार्बन का एक एटम लिया, उससे कोई ए ग्रुप जोड़ दिया, कोई बी ग्रुप जोड़ दिया, कोई डी ग्रुप जोड़ दिया, कोई ई ग्रुप मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो मैं ये बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ये कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, और इसके चारों सब्स्टिट्यूट अलग-अलग सब्स्टिट्यूट, अगर चारों बॉन्ड अलग-अलग सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, तो कायरल सेंटर डेफिनेटली इज अ कायरल सेंटर। और हमें कायरल सेंटर स्टार्टिंग लेक्चर में समझा था, कायरल सेंटर का होना कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बट हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का आंसर किससे देना, पीओएस और सीओएस से देना। किससे देना? पीओएस। यहाँ से मुझे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल एक्टिव है या इनएक्टिव है तो तुम क्या चेक करोगे? चेक पीओएस एंड सीओएस, ये चेक करते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पीओएस कैसे चेक करेंगे? तो मैंने तुम्हें मीथेन सिस्टम समझाया, तो जस्ट लाइक मीथेन यहाँ पे काम करना है, केवल सब्स्टिट्यूएंट बदले, स्केलेटन सेम है। तो मीथेन में क्या था कि किसी भी एक बॉन्ड पेयर से, मतलब किसी भी एक बॉन्ड पेयर से प्लेन निकालो, ये प्लेन निकाला, इन तीनों एटम में से पास हो रहा है, तीनों एटम को काटता हुआ आगे बढ़ जा रहा है। तो आगे निकाला तो डी और ई आपस में मिरर इमेजेस नहीं है, तो मिरर इमेजेस नहीं है तो ये प्लेन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाए, इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अराउंड पीओएस नहीं मिला, तो फिर तुम ई बी के अराउंड चेक करो, ई और बी के अराउंड चेक करोगे तो डी ए मिरर इमेज नहीं आएंगे, डी ई के अराउंड प्लेन निकालो तो ए बी मिरर इमेज नहीं आएंगे। सिंस चारों बॉन्ड अलग-अलग है, तो चारों बॉन्ड अलग-अलग है, तो मिरर इमेज में आने के लिए दो का सेम होना जरूरी है ना, तो यहाँ फॉलो ही नहीं हुआ है। हेंस यहाँ जिंदगी में ऐसे सिचुएशन में जब चारों सब्स्टिट्यूट अलग-अलग होंगे एक कार्बन सेंटर के अराउंड, तो जिंदगी में कभी पीओएस नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी पीओएस नहीं हो सकता। कब? जब एक कार्बन के अराउंड चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग हो, देयर नेवर बी अ पीओएस इन द सिस्टम, कभी नहीं हो सकता दोस्तों। एंड हेंस अब बात करेंगे सीओएस की, तो सीओएस की चर्चा तो पहले कर चुके हैं। इसका स्केलेटन ऐसा होता है कि अपोजिट में कभी जिंदगी में sp3 का स्केलेटन ऐसा होता है, sp3 का स्केलेटन होता है कि जिंदगी में कभी सेम हो ही नहीं सकता दोस्तों। यानी कि हमें समझ में आया कि एक कार्बन सेंटर, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई पहली बात तो ये समझ में आ गया कि भाई साहब पहली बात तो ये समझ में आ गई, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इस मॉलिक्यूल में ना तो कोई पीओएस है, इस मॉलिक्यूल में ना कोई सीओएस है, हेंस दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। हेंस ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दोस्तों। ये तुमने आंसर दे दिया कि एक्टिव है या इनएक्टिव है, दोनों ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये बात मैं बता चुका हूं। अब जैसे कि तुम स्टेटमेंट के पीछे भागते रहते हो, तो जहां स्टेटमेंट मैं लिखवाऊं उसी को फॉलो करिए, जहां मैं नहीं लिखवाऊं खुद से बेफालतू का सदर पैदा मत करिए। अब तक जब तक तुम्हारा चैप्टर खत्म नहीं होता, तो चैप्टर खत्म करने के बाद तुम रिवीजन कर रहे हो, तब तुम कुछ कंफ्यूजन निकाल पाओ तो बात अलग है। अभी तुमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो तुम स्टेटमेंट बताने के दिशा या दशा में हो ही नहीं, जो स्टेटमेंट मैं बताऊं वही फॉलो करो। तो अभी यहां के सिस्टम को देखिए, तो इसको कहते हैं एक कार्बन का सिस्टम, इसको कहते हैं वन कार्बन सिस्टम, वन कार्बन सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज वन कार्बन सिस्टम, ठीक है, एक कार्बन का सिस्टम। और उस कार्बन में अगर चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग हो जाए, तो साथ में sp3 कंडीशन फॉलो कर रहा हो, तो चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग और sp3 कंडीशन फॉलो करता है, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं, या कायरल सेंटर कहते हैं। तो यहां से इस सिस्टम के लिए, ओवरऑल सिस्टम के लिए एक लाइन बोल सकता हूं, दिस सिस्टम हैज वन कायरल कार्बन एटम, वन कायरल कार्बन एटम। इसके अंदर ये एक मैंडेटरी सिचुएशन है, कायरल भी है और कार्बन भी है, बोलो नहीं कार्बन, नाइट्रोजन बदल नहीं चलेगा, वन कायरल कार्बन एटम। तो हम यहां से स्टेटमेंट जारी करेंगे कि जिंदगी में जिस मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूल हैज वन कायरल कार्बन एटम इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन निकल के आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप इस कंडीशन में ऑलवेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत रिसर्च ओरिएंटेड कैटेगरीज पे नहीं जा रहे कि कोई रिसर्च नहीं पैदा हुई, ऐसा कुछ बना के जबरदस्ती फंसा दिया जाओ नहीं, या कोई कार्बन की शेप की बात कराओ, कार्बोकेटाइन की बात कराओ, तो लीविंग द कार्बोकेटाइन कार्बन शेप्स उनको अवॉइड करते हुए अगर कार्बन कार्बोकेटाइन की शेप्स को अवॉइड कर दूं तो इट्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इतना ही काफी है, बट केवल किसके लिए वैलिड है? एक कायरल कार्बन एटम के लिए। दो हो गए तो वैलिड नहीं है, तो वहां दो हो गए तो वैलिड नहीं होने का मतलब ये होता है कि वो एक्टिव हो भी सकता है, दो वाला और नहीं भी हो सकता, दोनों ही कर सकते हैं। दो केस के लिए वैलिड ना होने का मतलब ये होता है कि वहां हो भी सकता नहीं हो सकता, पर इसके लिए तो पक्का है कि एक कायरल कार्बन जब होगा तो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये बात हमने स्टेटमेंट के थ्रू समझ ली, स्टेटमेंट लिखवा दी मैंने। क्यों होगा? क्योंकि एक कायरल कार्बन सेंटर होगा तो चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग होंगे, कभी पीओएस नहीं हो सकती, और सीओएस एक कायरल कार्बन सेंटर कभी होती नहीं है, गाइस इसीलिए तो इसको ऑलवेज का ऑप्टिकल एक्टिव। इसलिए स्टेटमेंट केवल वही ध्यान रखें जो मैं लिखा हूं, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट डालिए। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी। वो टर्मिनोलॉजी क्या है दोस्तों समझिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ साथ यहां एक टर्मिनोलॉजी और है दोस्तों, जिसको नाम देते हैं कायरल और एक कायरल मॉलिक्यूल। पेपर में तुमसे या तो पूछेगा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से है, ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल कौन से है, या फिर ये भी पूछ सकता है कायरल मॉलिक्यूल कौन से है, एक कायरल मॉलिक्यूल कौन से है, ये पूछ सकता है।
पूरा कायरल मॉलिक्यूल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल देखिए प्रॉपर्टीज बताऊं कायरल मॉलिक्यूल ए कायरल मॉलिक्यूल कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है किसी एटम एटम सेगमेंट की नहीं होती ऐसे कायरल और ए कायरल होना कायरलिटी को बताना कायरल होना और ए कायरल होना पूरे मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है अब यहां पे कौन कायरल होगा कौन ए कायरल होगा कैसे हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा मॉलिक्यूल उसी को कायरल मॉलिक्यूल का खिताब दिया जाएगा ये समझ लीजिए बस ऑप्टिकल एक्टिव का दूसरा नाम है कायरल मॉलिक्यूल है ना घर का नाम कुछ और बाहर का नाम कुछ और ऐसे ही जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा उसको ए कायरल मॉलिक्यूल बोला जाएगा ए कायरल मॉलिक्यूल बोला जाएगा बिल्कुल सेम एज इट इज घर का नाम कुछ और बाहर का नाम कुछ और है पर्सन को एक ही है आदमी इंसान एक ही है दोस्तों मतलब आज के बाद दोस्तों जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है उसी को कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है उसी को ए कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे तरीका यही है पीओएस सीओएस नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल दोस्तों कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं पीओएस सीओएस कोई भी मिल जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल दोस्तों ए कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे फ्रेंड्स अगर तुमसे पूछो इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाना चाहिए कायरल मॉलिक्यूल बोला जाना चाहिए या ए कायरल मॉलिक्यूल बोला जाना चाहिए तो कहेंगे ये मॉलिक्यूल का आंसर है ऑप्टिकल एक्टिव इस मॉलिक्यूल का आंसर है क्या ऑप्टिकली एक्टिव है इस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोला जाएगा इस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोला जाएगा अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं अपने ख्याल बना लेते हैं कि हमने कायरल इसलिए बोला होगा कि कायरल सेंटर है क्योंकि तुम्हें ऊपर है ना अपने खुद के फालतू के डिस्कशन और स्टेटमेंट्स बनाने की भाई जब मैं नहीं बोला तो मतलब मत करो यहां कायरल मॉलिक्यूल इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहां ऑप्टिकल एक्टिव आंसर है इसमें कायरल सेंटर हो या ना हो या कायरल सेंटर है या नहीं है इससे इस कायरल मॉलिक्यूल के होने या ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब आप गलती से भी इसको ये मत करना कि कायरल सेंटर है इसलिए सभी को कायरल मॉलिक्यूल लिखा हुआ कुछ जगह ऐसा पाया था मतलब समझ पाप है पाप करना कायरल सेंटर कायरल मॉलिक्यूल कायरल बोल रहा है अरे कायरल मॉलिक्यूल बोला है कायरल सेंटर सेंटर एक सेंटर की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है मॉलिक्यूल पूरे मॉलिक्यूल का इतिहास बता रहा है ठीक है ना तुम्हारी जैसे कि तुम्हारी एग्जांपल तुम्हारे अंदर की आत्मा सच्ची है पर तुम तो हो चुके दिल पे मत लेना इस बात को मतलब मैं कह रहा हूं कि एक पूरे एक स्केलेटन का एक चीज कोई सही हो सकती है पूरा मॉलिक्यूल सही हो या गलत हो या किसी एक चीज गलत हो जाने से जैसे तुम्हारा मन भले ही खराब हो पर तुम ओवरऑल सही हो है ना ऐसा भी हो सकता है जस्ट एग्जांपल एक मॉलिक्यूल का सेंटर उसके ओवरऑल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है नेवर ऑलवेज डिसाइड करता है हेंस इस बात का ध्यान रखना कि हां तो ये सेंटर है कायरल सेंटर इस कायरल मॉलिक्यूल के एक्जिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर रहा ये कायरल मॉलिक्यूल इसलिए बोला गया क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल आएगा तो ये दोनों वाइस वर्सा नाम है वाइस वर्सा का मतलब दोनों सिनोनिम्स हैं ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो दोनों इसका तुम्हें ज्यादा मेथड समझ में आएगा तो मैं तुम्हें एग्जांपल और बता दूंगा भाई आज क्लास में क्वेश्चन में और वही एग्जांपल बना टार्टरिक एसिड इसके पीछे सारा बवाल हुआ था लीजिए टार्टरिक एसिड हमारे सामने प्रेजेंट है COH देखिए ये फिशर प्रेजेंटेशन है इसका मतलब प्रेजेंटेशन जो 3D मोड बना देता हूं 3D प्रेजेंटेशन में ये रखना होता है ये हॉरिजॉन्टल वाले मोड पेज भी होते हैं हॉरिजॉन्टल मोड्स आर पेज हॉरिजॉन्टल मोड्स आर पेज बाहर निकले होंगे प्लेन से वर्टिकल मोड्स आर पेज पीछे की तरफ COH प्लेन से नीचे एक्चुअल और ये H और OH बाहर की तरफ तो अगर मैं देखो इस मॉलिक्यूल में ये दोनों कायरल सेंटर है पहले बता चुका हूं देयर आर टू कायरल सेंटर्स मैं बताता था कि कायरल सेंटर का प्रेजेंट होना ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन नहीं करता ये बात हम पहले जान चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का कायरल सेंटर नेसेसरी कंडीशन नहीं है नेसेसरी कंडीशन यहां पे क्या निकल गई POS और COS निकल गई इसलिए इस मॉलिक्यूल के अंदर इस मॉलिक्यूल के बारे में कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा हम कायरल सेंटर के बेस पे बताएंगे तो हमारा थ्योरेटिकल तरीका क्या है POS एंड COS दोस्तों POS और COS चेक करते हैं एक भी काम हो जाएगा दोस्तों साफ समझ रहा है कि मैं यहां से सेंटर में से प्लेन निकाल दूं दोस्तों मैं सेंटर में से यहां से प्लेन निकालूंगा तो H जो H भी है नीचे H वाले की मिरर है सेंटर में प्लेन है बाहर H है तो बाहर H की मिरर में आ रही है बाहर OH है OH पे तो प्लेन निकालूं OH की मिरर में OH आ रही है दोस्तों एंड पीछे डैश पे COH है सेंटर से पीछे COH है सेंटर से प्लेन गुजारेंगे तो पीछे वाले COH आपस में मिरर में है यानी कि ये जो सेंट्रल प्लेन है ये OH की मिरर में COH की मिरर में यस इट्स अ POS दिस मॉलिक्यूल कंटेन अ POS और इसके पास मॉलिक्यूल पे POS मिल गया तो COH चेक करना ही नहीं है एक भी मिल जाए हमारा काम सिद्ध हो गया और कहने के मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्सपेरिमेंटल आंसर भी हमारा यही आ रहा था याद करिए जब हम इनिशियली थ्योरेटिकल प्रोसेस को डेवलप कर रहे थे तब तो हमारा कुछ समय पे स्टार्टिंग कैसे कहानी बनती थी पहले तो कायरल सेंटर के बेस पर बता रहा था दोस्तों अब जो हम सिमेट्री एलिमेंट्स के बेस पर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यानी कि हमारा सिमेट्री एलिमेंट्स वाला आंसर दोस्तों हमारा परफेक्ट थ्योरेटिकल तरीका उसी को आज के बाद यूज करने वाले हैं तो मैं POS और COS को अप्लाई किया तो POS मिल गया हेंस दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंट के लिए इनएक्टिव आता है नाउ इफ आई आस्क यू ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल है तो कायरल मॉलिक्यूल बोला चाहिए या ए कायरल मॉलिक्यूल बोला चाहिए तो मैंने कहा था भाई कुछ नहीं ऑप्टिकल एक्टिव तो कायरल बोला जाएगा और इनएक्टिव तो ए कायरल बोला जाएगा ए कायरल बोला जाएगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव का आंसर इसका आया है दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज ए कायरल मॉलिक्यूल दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज ए कायरल मॉलिक्यूल तो वो बच्चे जिनके मन में द्वंद्व फैला हुआ है भ्रम फैला हुआ है अलग जो चीजें को कहना चाहूंगा देखो यहाँ कायरल सेंटर है फिर भी ए कायरल लिखा है तो कायरल सेंटर ए कायरल को डिसाइड नहीं करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी और एक्टिविटी कायरल ए कायरल को डिसाइड करेगी कायरल सेंटर डिसाइड नहीं करेंगे इस दुविधा में फंस मत जाना इस दुविधा में गलती से मत फंस जाना या कायरल सेंटर है फिर भी हमने ए कायरल लिखा है कायरल सेंटर का होना कायरल मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी और एक्टिविटी डिपेंड करता है अगर एक्टिव मॉलिक्यूल होगा तो कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा तो ए कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा बात खत्म कायरल सेंटर से कभी डिसाइड नहीं होगा धन्यवाद आज के लिए दोस्तों अब के बाद बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी निकालनी सीख ली है अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी निकालेंगे और अगली क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके अलग अलग एग्जांपल्स की शुरुआत होगी धन्यवाद दोस्तों बाकी के लोगों धन्यवाद पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेस रखा जा चुका है अब आपके लिए इमेजिनेशन बहुत आसान है बस मेरा जो कहना मैंने होमवर्क में दिया था वो जो 20 मॉलिक्यूल वाला होगा आज अपलोड करवा दूंगा आज तो सेटिंग जा चुकी है कल अपलोड हो जाएगा दोपहर के 12 बजे के बाद तो कल दोपहर के 12 बजे के बाद आप उसको स्प्लिट को सॉरी वो जो टेक्निक मैंने होमवर्क दिया उसको करना स्टार्ट कर देना 2 दिन का समय करते रहना मंडे टू मतलब संडे तक का कल है सैटरडे का समय 2 दिन में मंडे छुट्टी हो खत्म कर लेना 2 दिन का समय उस ओवरऑल स्प्लिट को खत्म करने के लिए हर एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने धन्यवाद दोस्तों बाकी के गुड नाइट धन्यवाद बोलता मैं प्रीवियस लेक्चर स्लाइड के लिए धन्यवाद प्रीवियस लेक्चर स्लाइड तो बेटा लेक्चर नंबर 7 ही है 6 की स्लाइड तो कल लेक्चर हुई थी ना तो बेटा कल लेक्चर नहीं हुआ है कल क्लास नहीं हुई थी कल टेक्निकल कारण की वजह से क्लास नहीं हुई थी कल ऐप नहीं चली तो कुछ दिक्कत आई थी सर्वर चेंज करना समझता मेरे 6 के बाद 7 हुआ है 6 वाली स्लाइड नहीं है क्या कौन सा क्यों वाला मॉलिक्यूल लिखा था धन्यवाद दोस्तों बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट ऑफ यू गुड नाइट अभी प्रसाद जिसकी लग रही है उस क्लास में लो भाई और दीपक सर की लग रही है शायद देखना किसकी लग रही है आई डोंट नो चेक करा दो बेटा जी धन्यवाद गुड नाइट नहीं अभिषेक से नहीं चलता है सिक्योरिटी कारण की वजह से बैकलॉग क्लियर कैसे करें छुट्टियां जो आएंगी उनमें बैठ के पूरी क्लास देखो भाई फास्ट फॉरवर्ड करके बहुत सारा बैकलॉग है बैच चेंज कर लो और कोई तरीका नहीं है VLC में VLC को नेक्स्ट नहीं तो VLC का जो है उसी में रहेगा उसमें बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करो समर वेकेशन आ रहा है दिन रात पढ़ो यही तरीका है चलाओ कोई तरीका नहीं विदिन निकिता विदिन का क्या बताऊं विदिन POS है 6 POS निकाली है POS तो ऑप्टिकल नेटिव बात खत्म मुझे समझदार हो अरे मॉलिक्यूल को में से क्या पूछो अपना किसी मॉलिक्यूल का POS निकालो POS निकालना सिखा चुका तुम्हें चेक करा दो सुनो जी पीपीटी चेक करा दो पिछले बैच की अपलोड हुई धन्यवाद दोस्तों बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट ऑफ यू